हेलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोल्डर स्ट्रक्चर्स इन मोंगोडीबी। मोंगोडीबी सच में मजाक कर रहा हूँ। फोल्डर स्ट्रक्चर हम लोग रिएक्ट में पढ़ने वाले हैं। अब ये तो आपको पता ही होगा, रिएक्ट की सीरीज चल रही है तो मोंगोडीबी कहाँ से ही आएगा। रिएक्ट में ही पढ़ेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर डेफिनेटली। तो रिएक्ट जेएस में हम लोग प्रॉपरली फोल्डर स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं आज, क्योंकि रिएक्ट जेएस समझने के लिए फोल्डर स्ट्रक्चर ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा। अगर ये आपको समझ में आ गया फोल्डर स्ट्रक्चर, पूरा डिटेल में तो नहीं, एक एक चीज़ आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगी अभी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ रखी है, अभी तो स्टार्ट ही है बेसिकली रिएक्ट का। तो बहुत हद तक आपको समझ में आ जाएगा, एंड वो बहुत हद तक अगर आपको समझ में आ गया देन फिर डेफिनेटली रिएक्ट में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अच्छा, तो फोल्डर स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फोल्डर स्ट्रक्चर तो इंपॉर्टेंट है ही डेफिनेटली, बट फोल्डर स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डेफिनेटली वो फोल्डर हमारे पास होना भी चाहिए। फोल्डर होगा तभी तो फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स वगैरह है उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर पा लेंगे। तो वो फोल्डर आएगा कहाँ से? रिएक्ट का ऐप बनाएंगे तभी आएगा, और वो तो हमने बनाने सीखा नहीं है। तो चलो फटाफट वो बनाने सीख लेते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने प्रॉपर सेटअप कर रखा होगा। सेटअप यानी कि VS कोड, Node.js वगैरह, और पूरा सीक्वेंस में देख रहे हो। अगर सीक्वेंस में देख रहे हो बहुत ज़्यादा मजा आएगा रिएक्ट में, कुछ भी मिस नहीं होगा, एक्स्ट्रा सीख रहे होगे, ठीक है। बट अगर बीच बीच से देख रहे हो तो हो सकता है आपको लगे कि इस वीडियो में ये चीज़ होना चाहिए था बट अभी नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं वो शायद पिछले वीडियो में बता चुका हूँ या फिर आने वाले वीडियोस में बता रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट का मतलब ही होता है सीक्वेंस, तो प्लीज़ सीक्वेंस में देखा करो, कुछ भी मिस नहीं होगा, ऐसा लगेगा भी नहीं आपको कि कुछ छूट रहा है। अदरवाइज बीच से देखोगे तो हो सकता है ऐसा लगे कि इस वीडियो में ये होना चाहिए था, ये नहीं है, जबकि वो पिछले या आगे वाले वीडियो में होगा, ठीक है। तो VS कोड, Node.js इंस्टॉलेशन वगैरह और रिएक्ट की कहानी तो आपने सुनी ली होगी। तो अभी क्या करने वाले हैं हम लोग? अभी करने वाले हैं रिएक्ट का इंस्टॉलेशन। अच्छा, तो रिएक्ट जेएस मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, कहाँ पे? गूगल पे। ये देखो, ये गूगल क्रोम ये हमारा ओपन है, और यहाँ पे आपको गूगल पे या यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है रिएक्ट जेएस, ठीक है। तो क्या आप कर पा रहे हो रिएक्ट जेएस सर्च? डेफिनेटली, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। तो रिएक्ट जेएस हमने सर्च कर लिया, और ये जो सबसे पहला वाला वेबसाइट आपको दिख रहा है react.dev, ध्यान से देख लो, इसका एक ओल्ड डॉक्यूमेंटेशन भी है, react.org आई बिलीव होगा यहाँ पे, react.js.org। तो इस पे नहीं जाना है आपको, यहाँ पे react.dev पे जाना है, ठीक है। तो react.dev पे आओगे आप, ये ऑफिशियल न्यू वाला डॉक्यूमेंटेशन है, और बहुत प्यारा डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने अब बना दिया है, ठीक है। पहले इतना प्यारा नहीं था, बट अब इतना प्यारे तरीके से इन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन लिख रखा है, आप भी फैन हो जाओगे, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सारी की सारी चीज़ें आपको दिख रही है। सीखने के लिए तो बहुत बढ़िया है, आप साथ साथ ये देखते चलो, और साथ ही साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, वो भी आप देखते चलो, और प्रैक्टिकल तो डेफिनेटली हम करेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन में आ जाना है। अभी तो स्टार्ट करने से पहले इंस्टॉलेशन एंड फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा समझ ले। तो इंस्टॉलेशन पे आ जाना है आपको। इंस्टॉलेशन पे आप आओगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, आप डेफिनेटली ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे एक एक लाइन बाय लाइन अगर पढ़ाने बैठा तो फिर सालों निकल जाएंगे रिएक्ट कोर्स करने में, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी की सारी चीज़ें पढ़ लेना जो भी यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। मुझे अभी फ़िलहाल क्या करना है? रिएक्ट इंस्टॉल करना है, रिएक्ट का जो ऐप है वो बिल्ड करना है। तो उसके लिए हमें फोल्डर स्ट्रक्चर बेसिकली इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो हम करेंगे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्रिएटिंग ए रिएक्ट ऐप, तो इस तरीके का आप ढूंढ लेना इंस्टॉलेशन में आके, ठीक है। क्रिएटिंग अ रिएक्ट ऐप इस तरीके का आपको मिल रहा होगा, ठीक है। बाकी प्रॉपर अभी आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें करनी है। अगर मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो भी, अगर आपको नहीं भी मिल रही है तो भी पता चल जाएगा। बट आपको यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए तो इंस्टॉलेशन दिख ही रहा है। अगर आप अभी साथ में कर रहे हो तो बाद में हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे क्रिएट अ रिएक्ट ऐप आ रहा है, थोड़ा सा स्क्रॉल करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्रिएट अ रिएक्ट ऐप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप आओगे क्रिएटिंग अ रिएक्ट ऐप, इंस्टॉलेशन में यहीं पे आपको दिख रहा है बिल्डिंग रिएक्ट ऐप फ्रॉम स्क्रैच, क्रिएटिंग अ रिएक्ट ऐप, ठीक है। तो क्रिएटिंग अ रिएक्ट ऐप में आओगे तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि आप फ्रेमवर्क यूज़ कर लो। इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ न्यू ऐप और वेबसाइट विथ रिएक्ट, वी रिकमेंड स्टार्टिंग विद अ फ्रेमवर्क। अच्छा, फ्रेमवर्क रिकमेंड कर रहे हैं, बट हम तो रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी सीखने आए हैं। अच्छा, कौन सा फ्रेमवर्क रिकमेंड कर रहे हैं? तो आप यहाँ पे देखोगे ये नेक्स्ट जेएस रिकमेंड कर रहे हैं। तो क्या हमें नेक्स्ट जेएस सीखना था? नहीं, हम तो रिएक्ट सीखने आए हैं, तो डेफिनेटली हम रिएक्ट ही सीखेंगे, नेक्स्ट जेएस में अभी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट जेएस को प्रॉपरली, नेक्स्ट जेएस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट जेएस रिएक्ट पे ही बेस्ड है, रिएक्ट जेएस पे ही बेस्ड एक फ्रेमवर्क है। आपने अगर रिएक्ट की पूरी स्टोरी कहानी सुन रखी होगी तो ऐसा लोग कह रहे थे, बढ़िया अच्छे खासे डेवलपर्स कह रहे थे कि ये तो एक फुल स्टैक बेसिकली प्रोजेक्ट हम इससे बना भी नहीं सकते, फिर रिएक्ट का क्या यूज़। तो डेफिनेटली अब नेक्स्ट जेएस है आपके पास, नेक्स्ट जेएस से आप बिल्कुल फुल स्टैक प्रॉपर
तगड़े एप्लीकेशंस आप बना सकते हो। क्या रिएक्ट जैसे नहीं बना सकते? डेफिनेटली बना सकते हो। सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि कहाँ पे क्या डिसएडवांटेज है रिएक्ट का, जिसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट.जेएस आया। बट अभी तो रिएक्ट जेएस हमें करना है। क्या करना है? रिएक्ट जेएस करना है। अच्छा, तो हम फ्रेमवर्क में अभी नहीं जाएंगे, नहीं। नेक्स्ट.जेएस जो आपका फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, ध्यान से सुनो मेरी बात, फुल स्टैक फ्रेमवर्क। और फुल स्टैक का मतलब होता है फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड भी। फुल स्टैक का क्या मतलब होता है? फ्रंट एंड भी, बैक एंड भी। तो रिएक्ट जेएस जो अभी हम लोग सीख रहे हैं वो फ्रंट एंड सीख रहे हैं, आगे आप बैक एंड भी सीख लोगे एंड बैक एंड वगैरह सब सीख लोगे, तब आप नेक्स्ट जेएस को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओगे, उसके सारे के सारे पावर्स को यूज कर पाओगे। अदरवाइज सिर्फ वही फ्रंट एंड में लगे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट जेएस एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, तो प्रॉपर अगर यूटिलाइज करना है आपको तो फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड भी सीख लो, फिर आना नेक्स्ट जेएस में। तो अभी तो रिएक्ट ही करना है, ठीक है। तो रिएक्ट करना है, कोर से हमें रिएक्ट को बिल्ड करना है फ्रॉम स्क्रैच। तो यहाँ पे ये कह रहा है बिल्ड ए रिएक्ट ऐप फ्रॉम स्क्रैच। अगर स्क्रैच से करना है तो आप यहाँ आ जाओ, इस पर क्लिक करो, ठीक है। तो स्क्रैच से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हम वीट को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कर रहा, ऐसा सब रिएक्ट, देखो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे मैं जाके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा रिएक्ट कह रहा है। तो वीट इज ए बिल्ड टूल दैट एम्स टू प्रोवाइड ए फास्टर एंड लर्नर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस फॉर मॉडर्न वेब प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब वीट जो है बेसिकली एक बंडलर है, ठीक है, बंडलिंग टूल है, बिल्डिंग टूल है, जिससे कि आप रिएक्ट को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हो, वह काफ़ी फास्ट वे में। अगर सिर्फ क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो पुराना सिंटैक्स था हमारा, कुछ लोग कर भी रहे होंगे, क्रिएट रिएक्ट ऐप, वो जो ओल्डर वाला सिंटैक्स था वो भी ठीक है, क्रिएट रिएक्ट ऐप से भी आप कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा स्लो है बिल्ड में। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वीट में ज़्यादा बेटर है। ये भी रिएक्ट पे ही बेस्ड है, रिएक्ट ही कर रहे होंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं वीट बोल रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि हम अलग एकदम आ गए, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट ही कर रहे हैं, पूरा का पूरा रिएक्ट ही है, रिएक्ट पे बेस्ड है। बस बंडलिंग टूल, बंडलिंग का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा, काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा, पूरा का पूरा रिएक्ट ही कर रहे हैं। और रिएक्ट खुद रिकमेंड कर रहा है कि आप वीट से कर लो, ठीक है। तो मैं अपडेटेड सारी चीज़ें लेके जा रहा हूँ। आप क्रिएट रिएक्ट ऐप से अगर आपने कहीं देख रखा है तो उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं अभी दोनों से करके दिखाऊंगा आपको, और कोई अंतर नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत फोल्डर स्ट्रक्चर में अंतर हो सकता है, बाकी कुछ अंतर नहीं मिलेगा। वही सेम काम जो हम लोग रिएक्ट जेएस में करते हैं वही वीट जेएस में भी कर रहे होंगे, ठीक है, वही सेम ही चीज़ है। तो चलो मैं फटाफट आपको यहाँ पे आके दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक फोल्डर बनाऊंगा और फोल्डर का नाम मैं दूंगा रिएक्ट। क्या दे दिया मैंने? फोल्डर का नाम रिएक्ट। इसको साइड में ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, और इसको डबल क्लिक करके ओपन, राइट क्लिक करके ओपन विद वीएस कोड। अब ये ऑप्शन तभी आ रहा होगा जब आपने सेटअप प्रॉपर्ली देख रखा होगा, है ना। इसको क्लोज कर देते हैं और ये हमारा वीएस कोड ओपन हो चुका है रिएक्ट फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है। ये सब कुछ मैंने बता रखा है कि मैंने डायरेक्टली टर्मिनल ओपन कैसे कर लिया। यहाँ पे टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल या कंट्रोल बैक की ओर से आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो। तो सेटअप वाला वीडियो देख लेना, बहुत सारी सेटिंग्स, बहुत सारे शॉर्टकट्स, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी हमने। तो यहाँ पे करना क्या है? तो यहाँ पे आपको रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन में बताया कि रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करने के लिए हम वीट यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम डायरेक्ट यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें करने की वजह सीधा वीट के साइट पे ही आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा वीट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। ये देखो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे आ जाना और यहाँ पे ये प्रॉपर्ली बता रहा है कि किस तरीके से। थोड़ा सा नीचे आओगे स्क्रॉल करके, यहाँ पे दिख रहा है npm yarn pnpm 1, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। अभी तो हम npm ही यूज़ कर रहे हैं, नोड पैकेज मॉड्यूल। तो यहाँ पे इसको कॉपी करके और यहाँ पे ठीक है, वो पुराना वाला भी मैं बताऊंगा। जो सोच रहे हो पुराने वाले से करते हैं तो क्या दिक्कत है, दोनों से आप कर सकते हो, दोनों फॉलो कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जो रिएक्ट ऑफिशियली रिकमेंड कर रहा है आपको उस तरीके से करो। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ये, और आगे जाके आपको समझ में आएगा कि क्यों बढ़िया है, क्यों ज़्यादा फास्ट है। अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप से कर रहे हो थोड़ा स्लो लगेगा आपको, ठीक है। तो npm create वीट @latest, ठीक है। इतना आप कहाँ से मैंने कॉपी किया? यहाँ से, ये ऐसे करके कॉपी करोगे यहाँ पे और यहाँ पे आके पेस्ट कर दोगे। इतना आपको समझ में आया? वीट वाले साइट पे चले जाना है, यहाँ पे से ये कमांड पेस्ट कर देना है, इंटर करोगे तो अभी आपको मिलेगा एक एरर। अच्छा, अब ये एरर मैं जानबूझ के आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि जिनका भी नया लैपटॉप होगा या उन्होंने कभी भी अगर टर्मिनल पे कोई कमांड रन करके प्रोजेक्ट नहीं रन किया है तो ये एरर उन्हें दिख रहा होगा, और डेफिनेटली स्टार्टिंग में लोगों को दिखता है। नया लैपटॉप है या पहली बार रिएक्ट वगैरह कर रहे हैं तो ये एरर आपको दिखेगा। तो मैं ये एरर आपको दिखाना भी चाहता था कि ये एरर आपको मिल रहा होगा, कैन नॉट बी लोडेड बिकॉज रनिंग स्क्रिप्ट इज डिजेबल्ड ऑन द सिस्टम। तो ये जो स्क्रिप्ट रन करने का ऑप्शन है ये आपके सिस्टम में डिजेबल है, बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड है, तो इसको आपको अनरेस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये एरर आप ध्यान से देख लो, स्टार्टिंग में आपको मिल रहा होगा। तो अनरेस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे पावर शेल सर्च करना है। क्या सर्च करना है? पावर शेल। और 1 मिनट रुको,
पावर शेल तो आपको सर्च करना है। बेसिकली कीबोर्ड टाइपिंग की आवाज़ नहीं आ रही है, मैं थोड़ा सा इसे फिक्स करूं पहले। ठीक है, तो ये फिक्स हो गया। अभी हमारा ये कीबोर्ड का प्रॉपर साउंड OBS रिकॉर्ड कर रहा है, तो आपको ये सुनाई भी दे रहा होगा। तो क्या क्या मैं प्रेस कर रहा हूँ आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। तो यहाँ पे ये एरर आ रहा था, मैंने बोला आप पावर शेल, यहाँ पे पावर शेल ओपन करो। ठीक है, और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ये ध्यान से देख लो, पावर शेल में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, यहाँ पे कर दो यस, बहुत बढ़िया। ये पावर शेल आपका ओपन हो गया। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख पा रहा हो। तो अभी आप चेक करना चाहते हो कि आपकी एग्जीक्यूशन पॉलिसी क्या है, तो आप कैसे चेक करोगे? आप यहाँ पे लिखोगे गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, इस तरीके से गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी। स्पेलिंग बहुत ध्यान से देख के लिख लो, एग्जैक्ट सेम स्पेलिंग लेना। गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो कि ये एरर आ रहा है, बेसिकली इसको मैं कैसे फिक्स कर सकता हूँ। तो आपको यही सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा होगा। तो एग्जीक्यूशन पॉलिसी आप यहाँ पे कैसे गेट करोगे? तो गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी से आप गेट कर सकते हो। अब देखो, मुझे याद हो गया, काफ़ी बारी मैंने ये एरर फिक्स किया है। आपको डेफिनेटली गूगल से जाके देखना है, आप देख सकते हो। ठीक है, मुझे भी पहले याद नहीं रहता था, बट अब याद हो गया, बार बार करना है तो हो गया याद। तो गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी करोगे तो अभी आपको यहाँ पे मिल रहा है रेस्ट्रिक्टेड। अच्छा, इसी की वजह से हम रन नहीं कर पा रहे हैं क्या? एग्जैक्टली, आपको इसे अनरेस्ट्रिक्टेड कर देना है। तो गेट के बजाय आपको सेट कर देना है। ठीक है, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, यहाँ पे आपको कर देना है अनरेस्ट्रिक्टेड। ऑल राइट, तो पहले रेस्ट्रिक्टेड था, मैंने क्या कर दिया? अनरेस्ट्रिक्टेड कर दिया। तो इंटर करोगे, तो इंटर करने पे काम क्यों नहीं कर रहा है बेसिकली? अच्छा हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है यस, यस टू ऑल, नो, नो टू ऑल। आप ये पूरा का पूरा पढ़ लेना, जो भी अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे बेसिकली यस टू ऑल कर दो। यस भी करोगे तो काम हो जाएगा, बट मैं सबके लिए ही अप्लाई कर देता हूँ। तो ए में कर दूंगा, यस टू ऑल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर से आप इसे बंद कर सकते हो। ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो गया। CLS से बेसिकली मैंने क्लियर किया कमांड पूरा का पूरा। ठीक है, तो अब क्या ये काम कर रहा होगा? चलो देखते हैं। तो वापस से कमांड हम रन करते हैं, npm create vite @latest और इंटर करते हैं। तो अब देखो, वाओ वाओ, अब ये हमारा काम कर रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है। तो स्टार्टिंग में वो एरर आपको मिल सकता है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो गूगल पे भी देख सकते हो और मैंने आपको बता दिया, उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं y करूँगा। ओके टू प्रोसीड के लिए आपको y करना है, y मतलब यस। ठीक है, तो ये आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ वीट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैं सिर्फ वीट नाम दे देता हूँ। ठीक है, इंटर करोगे तो देखो ये आपसे पूछ रहा है कौन सा फ्रेमवर्क आपको यूज़ करना है। बेसिकली व्यू पे आपको यूज़ करना है, रिएक्ट पे करना है, प्रीएक्ट पे करना है, या फिर लाइट, कुछ भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको तो रिएक्ट पे काम करना है। किस पे करना है? रिएक्ट पे। तो आप यहाँ पे रिएक्ट सेलेक्ट करके इंटर कर दो। फिर आपसे पूछेगा टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करना है, जावा स्क्रिप्ट यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है? तो हमें तो टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लूँगा। सॉरी, जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लूँगा। जावा स्क्रिप्ट ही ना सेलेक्ट किया हमने, जावा स्क्रिप्ट ही किया होगा, अदरवाइज तो TSX आ जाएगा वहाँ पे एक्सटेंशन में, देख लेंगे अभी। तो आई बिलीव टाइप स्क्रिप्ट हमने, टाइप स्क्रिप्ट नहीं किया है हमने, जावा स्क्रिप्ट किया है। ठीक है, JSX आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, JSX वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपका वीट से बन गया और देखा कितना फास्ट बन गया। कोई दिक्कत आई यहाँ पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा पूरा का पूरा ऐप एक बन चुका है, वीट वाला ऐप। अब इसे रन कैसे करना है वो सारी की सारी चीज़ें अभी हम लोग अभी देखेंगे, बहुत ही अच्छे से देखेंगे। बट अभी आप फिलहाल के लिए यहाँ पे जैसे हमने इंस्टॉल किया वो आप देख लो। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला कि यहाँ पे ये ऑफिशियली रिकमेंड कर रहा है कि वीट वाला आप यूज़ कर लो। तो मैं वीट पे आया। वीट में आने के बाद मैंने गेट स्टार्टेड किया और यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड में आपका इंस्टॉलेशन पूरा का पूरा दिख रहा है। यहाँ पे मैंने देखा इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल करना है। मैंने कमांड कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे आके मैंने किया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये ऐप का नाम पूछेगा। मैंने बोला V2, ये दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा, और हमें रिएक्ट सेलेक्ट करना है। तो रिएक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर हमें जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है, मैं जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट पे ही हमें वो पूरा का पूरा काम करना है और फिर ये हमारा काम हो गया। अब इसको रन करने के लिए बता रहे हैं कि आप V2 के अंदर चले जाओ पहले, फिर npm इंस्टॉल कर लो, सारी की सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लो, फिर रन डेव से आप रन कर सकते हो। तो इस तरीके से तो वीट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। और देखो ये रिएक्ट ही है, बेसिकली पूरा का पूरा रिएक्ट वाला फोल्डर स्ट्रक्चर ही है। बट किन्हीं को अगर कन्फ्यूजन है तो मैं पुराना वाला भी करके आपको दिखा देता हूँ। पुराने वाले में मैं ऐसा करते हैं, npx create रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे आप ऐप का नाम दे देते हो। लाइक मैं यहाँ पे रिएक्ट दे देता हूँ नाम। तो इंटर करूँगा मैं, ये देखो ये इंस्टॉल हो रहा है। क्रिएट रिएक्ट ऐप से हमने किया है। वाई कर दो यहाँ पे ओके टू प्रोसीड के लिए। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा इंस्टॉल कर देगा, ये डिपेंडेंसीज वगैरह सब कुछ इंस्टॉल कर देगा। और देखो काफ़ी सारी चीज़ें, हमें डेप्रिकेटेड का भी यहाँ पे एरर मिल रहा था। ठीक है, वार्निंग बेसिकली मिल रही थी, कैन नॉट क्रिएट ए प्रोजेक्ट नेम रिएक्ट बिकॉज ये डिपेंडेंसी विद द सेम नेम एग्जिस्ट। ऑल राइट, ठीक है।
तो रिएक्ट नाम यूज़ नहीं कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दूसरा नाम यूज़ कर लेते हैं। तो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और यहाँ पे ऐप ही नाम दे देते हैं ऐप का, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, तो अभी ये इंस्टॉल हो जाना चाहिए आई बिलीव। तो ये पुराना वाला जो सिंटैक्स था उससे मैं इंस्टॉल करके आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से कोई फोल्डर स्ट्रक्चर में अंतर नहीं होता, सेम ही है, सेम तरीके से ही हम लोग काम कर रहे होते हैं। बट किन्हीं को कन्फ्यूजन हो जाए मे बी, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इंस्टॉल हो जाओ जल्दी से। और खाना पीना खाया या नहीं? तो ये वाला हमारा अभी हमने किससे इंस्टॉल किया है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप वाले से, ठीक है, क्रिएट रिएक्ट ऐप CRA से, ठीक है। और ये जो हमने 2 इंस्टॉल किया है ये वीट से इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो ये देखा आपने कितना जल्दी इंस्टॉल हो गया था। और ये वाला ऐप देखो अभी कितना टाइम लगेगा, देखना आप खाली ध्यान से देखते चलो, मैं कुछ कट नहीं करूँगा, देखना कितना टाइम लगता है इसमें। इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, इतने में तो कुछ कुछ कर लोगे। आज होगा या नहीं? नेट पे भी डिपेंड करता है आपका, नेट फास्ट चल रहा है या नहीं, और लैपटॉप पे भी डिपेंड करता है, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी नेट पे तो करता ही है, तो मेक श्योर कि आपका नेट ऑन हो। तो मेरा तो नेट ऑन है बट थोड़ा स्लो है आई बिलीव, तो बट फिर भी इसमें नेट स्पीड भी हो तो भी आपका इतना टाइम लग ही जाता है, ठीक है। तो आज हो जाएगा नहीं ये, इसमें तो एक ही प्रोजेक्ट इसी तरीके से एक ही बिल्ड करेंगे, उसके बाद दोबारा नहीं करेंगे जैसे हमने वीट में किया। वीट में तो मैंने करके दिखा दिया क्योंकि मुझे पता था इसमें कम टाइम लगता है, तो इतने टाइम में तो हम लोग कम से कम 10 वीट प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और फोल्डर स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे देखो नोड मॉड्यूल्स ही अभी इंस्टॉल कर रहा है, बाकी तो यहाँ पे अभी इनिशियलाइज हुआ भी नहीं है। और इसमें देखो ये सारे के सारे फोल्डर स्ट्रक्चर्स आ चुका है। अच्छा इसमें नोड मॉड्यूल्स नहीं है तो ये इंस्टॉल करेंगे, अभी देखेंगे सब कुछ देखेंगे सब कुछ। और चार्ज भी ख़त्म हो गया आई बिलीव, तो मैं चार्ज भी लगा दूंगा अभी, बट पहले इंस्टॉल होने देते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है इंस्टॉल होने में। तो वाह इंस्टॉल हो चुका है, और देखो इसने कितना टाइम लिया, 2 मिनट लगभग इसने ले लिया इंस्टॉल होने में। अब इनिशियलाइज कर रहा है गिट रिपोजिटरी, ठीक है। गिट वगैरह आपने सीखा है क्या? नहीं सीखा है तो मैं सिखा दूंगा डेफिनेटली, एक वीडियो का काम है, 1-2 वीडियो का, तो वो भी जल्दी सिखा दूंगा, क्योंकि गिट वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट वगैरह होस्ट करना है आपको, बेसिकली रखना है प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट, मल्टीपल लोगों के साथ काम करना है, तो गिट वगैरह भी इंपॉर्टेंट है सीखना। तो ये देखो ये तो आपका हो गया पूरा का पूरा रिएक्ट ऐप यहाँ पे इंस्टॉल। तो ये देखो ये रिएक्ट से हमने किया, क्रिएट रिएक्ट ऐप वाले कमांड से, और ये हमने वीट वाले कमांड से किया है। तो क्या अंतर दिख रहा है यहाँ पे देखो, नोड मॉड्यूल्स आ रहा है, पब्लिक आ रहा है, SRC आ रहा है, उसके बाद गिट इग्नोर, पैकेज लॉग जेसन, पैकेज डॉट जेसन, रीडमी, ठीक है। इसमें देखो पब्लिक आ रहा है, SRC आ रहा है, गिट इग्नोर, इजलिन कॉन्फिग डॉट जेएस, और इसमें आपको साथ ही साथ एक वीट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस मिलेगा कि इसमें और आप कुछ पोर्ट वगैरह चेंज करना चाहते हो और भी कुछ प्लगइन्स वगैरह ऐड करना चाहते हो तो कुछ फाइल्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और बेटर है ये यूज़ करना, ठीक है। वीट वाला सिंटैक्स बेटर है ज़्यादा, तो सिंटैक्स मैं बोल रहा हूँ बेसिकली, बंडलर बेटर है ज़्यादा, ठीक है। रीडमी डॉट एम डी इसमें भी मिल रहा है, पैकेज डॉट जेसन, अच्छा पैकेज लॉग डॉट जेसन नहीं मिल रहा और इसमें नोड मॉड्यूल्स नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? इसमें तो नोड मॉड्यूल्स मिल रहा है और पैकेज लॉग डॉट जेसन मिल रहा है, ठीक है। इसमें इजलिन डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस मिल रहा है और इसमें पैकेज लॉग डॉट जेसन नहीं मिल रहा है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें बेसिकली नोड मॉड्यूल्स इसने इंस्टॉल करके दिया है। बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं मान रहा हूँ, फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा अभी सीखेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या है और इसमें क्या नहीं है, या इसमें क्या है और इसमें क्या नहीं है। तो नोड मॉड्यूल्स इसमें आ रहा है, देखो नोड मॉड्यूल्स आ रहा है, दैट मीन्स सारी की सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल है, दैट मीन्स ये ऐप पूरा का पूरा रेडी है रन करने के लिए। अच्छा मैं रन कर सकता हूँ डेफिनेटली, तो रन करने के लिए कैसे रन करेंगे? तो ये ऐप वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा, ऐप को चलाने के लिए ऐप में पहले जाना पड़ेगा, गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी में पहले बैठना पड़ता है, तो ये ऐप रन करना है तो इस ऐप वाले फोल्डर में पहले आना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो रिएक्ट वाले फोल्डर में हम लोग, तो यहाँ पे CD ऐप करके ऐप में आ जाएंगे। देखो ये सारी की सारी बेसिक्स हैं, फाउंडेशन है, ये मैं एक बार प्रॉपर तरीके से आपको बता दूं, फिर तो आपको पता ही है, जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग एडवांस टॉपिक्स पे भी गए थे, इसमें भी जाएंगे। और इंटरव्यू जैसा आएगा तो हल्ला मत करो ना उसके लिए, ठीक है, वो भी बन रहा है। तो यहाँ पे ऐप के अंदर हम लोग आ चुके हैं और npm स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा अब ये मुझे कैसे पता चला npm स्टार्ट करना है? तो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए आप यहाँ अलाउ कर दो और आप देखोगे
ये स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे ब्राउज़र में आओगे, ये देखो स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ मुझे कैसे पता चला कि ये npm स्टार्ट से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट में यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए ये स्टार्ट स्क्रिप्ट ऐड है, बिल्ड करने के लिए बिल्ड, टेस्ट करने के लिए टेस्ट, इजेक्ट करने के लिए इजेक्ट। तो npm स्टार्ट मैंने किया तो इसने स्टार्ट कर दिया। npm बिल्ड करेंगे तो ये बिल्ड कर देगा। वो सारी चीज़ें क्या होती है आपको नहीं पता है, ठीक है, अभी मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं आपको नहीं बताऊँगा। अच्छा, आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो ये देखो सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो यहाँ पे आप आके देखो तो ये आपका पूरा का पूरा रिएक्ट ऐप रेडी है, रन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जो क्रिएट रिएक्ट ऐप से जो भी हमने चलाया ना, तो इसे यहाँ पे पूरा का पूरा ऐप बिल्ड हो गया। और ये इतना हल्ला पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐप बिल्ड हो गया और इसे हम रन भी कर पा रहे थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और टर्मिनल ओपन करूँगा कंट्रोल शिफ्ट बैक कीबोर्ड से, और यहाँ वीट वाला अब रन करने की कोशिश करूँगा। तो वीट वाला ये ऐप जो है हम कैसे रन करेंगे, तो इसको रन करने के लिए हमारा नोड मॉड्यूल्स वगैरह इंस्टॉल तो है नहीं, तो सबसे पहले तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो 1 मिनट रुक जाओ, काफ़ी ज़्यादा हल्ला हो रहा है, ठीक है। तो वीट वाला ये रन करने के लिए, वीट वाला ये जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया इसको रन करने के लिए सबसे पहले वीट में आ जाएंगे। तो cd वीट, तो वीट वाले फोल्डर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स डिपेंडेंसी वगैरह इंस्टॉल नहीं है। अब ये क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं मानता हूँ, बट अभी के लिए आप देख लो कि किस किस तरीके से काम कर रहा है। फोल्डर स्ट्रक्चर पे ही ये डिटेल्ड वीडियो है, तो सीखेंगे सारी की सारी चीज़ें। तो npm i आपको करना है या npm इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल भी लिखोगे तो भी इंस्टॉल हो जाएगा, npm i भी लिखोगे तो भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंटर करते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। और इसमें देखना कितना टाइम लगता है। रिएक्ट वाले में तो आपने देखा कितना टाइम लग गया था, अब इसमें देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। एक तो पहले प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया, प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो गया। अब यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं, ये भी जल्दी ही हो जाएगा। तो इंस्टॉल होने देते हैं। ये देख लो नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर तो यहाँ बन के आ चुका है। package.log.json भी एक आएगा जो कि यहाँ पे नहीं था और ऐप में था, ये देख रहे हो package.log.json, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंस्टॉल हो भी चुका है। वाओ, देखा आपने कितनी जल्दी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया ये। तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स आ गया और यहाँ पे package.log.json भी आ गया, ठीक है। अब इसको रन कैसे करना है, तो यहाँ पे देखेंगे स्क्रिप्ट में यहाँ पे dev वाला कमांड है। अच्छा, बिल्ड करने के लिए तो बिल्ड ही है, ठीक है, लेकिन रन करने के लिए यहाँ पे dev है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, npm dev, क्या npm dev करेंगे हम, तो npm dev करने से तो रन नहीं हुआ, यहाँ पे आपको करना पड़ता है npm run dev। अच्छा, npm run dev, हाँ npm run dev, npm run dev। और ये देखो आपका रन हो चुका है, बट अभी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। ये तो रिएक्ट वाला है जो कि हम लोग यहाँ पे रन करा रहे थे। और यहाँ पे ये वाला जो है रन, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे से आप ये लिंक कॉपी कर लो और ब्राउजर में जाके पेस्ट कर दो, तो आपको दिख रहा होगा कैसे रन हो रहा है। या फिर कंट्रोल क्लिक करोगे, ये देखो कंट्रोल प्लस क्लिक, तो कंट्रोल क्लिक करोगे तो ये आपका ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। वाओ, तो ये हमने वीट के थ्रू बनाया है, वीट प्लस रिएक्ट, ठीक है। तो वीट से ज़्यादा रिएक्ट से ज़्यादा बेटर ही है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है बंडलिंग, काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से। रिएक्ट का ही आप समझ लो अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। अभी इतना समझ लो रिएक्ट का ही बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन है, तो काफ़ी आसानी से आप यहाँ पे काम कर पाओगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। फोल्डर स्ट्रक्चर में बहुत कुछ खास डिफरेंस है नहीं। नोड मॉड्यूल्स इसमें भी है, पब्लिक, SRC, और फिर ये जो फाइल्स वगैरह हैं इसमें भी हैं, और इसमें कुछ फाइल्स कम है, बट ठीक है, इसमें भी सारी की सारी फाइल्स हैं। तो हम तो ये वीट वाला देखेंगे। और यहाँ पे अगर SRC में आप आके देखोगे तो app.js सिंटैक्स ये यूज़ कर रहा है, ठीक है, app.js। बाकी यहाँ पे जो भी कोड वगैरह लिख रखा है ना, वो सिमिलर कोड इसमें भी लिख रखा है, कुछ अलग नहीं है, एकदम एग्जैक्ट सेम, डिक्टो सेम, बट बस यहाँ पे एक्सटेंशन जो यूज़ हो रहा है .jsx। अच्छा, इसको भी आप यहाँ पे .jsx कर सकते हो। .jsx ये है जो है ऐप, ये हमने रिएक्ट से इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे app.jsx, index.js है, ठीक है, JS वाला सिंटैक्स यहाँ पे है, और यहाँ पे .jsx। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन वगैरह ज़्यादा हो जाता है, ये आपको यहाँ पे JSX ही लगाना है, एक्सटेंशन JS नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको नेम जो है स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर में ही करना है, स्मॉल में नहीं करना है। ये जो ऐप लिख रखा है ना, स्टार्टिंग वाला लेटर कैपिटल ही होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वीट में रेस्ट्रिक्शंस, अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो आपको एरर मिलेगा, बाकी आप सॉल्व कर लोगे आसानी से, ठीक है। और रिएक्ट में वो सारे के सारे थोड़े बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या यूज़ करेंगे हम लोग, ये वीट वाला यूज़ करेंगे। क्या ये यूज़ करेंगे, नहीं, रिएक्ट खुद कहता है कि आप ये यूज़ करो, हम यही यूज़ करेंगे। और हमने देख लिया ये बहुत ज़्यादा, इसका बंडलिंग भी फास्ट है और एक्चुअली में ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है, ठीक है। तो फोल्डर स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। मैंने ओल्ड वाला भी बता दिया कि आप उससे भी कर सकते हो, बट यहाँ पे अभी आपको रिकमेंडेड क्या है, वीट से करना है। तो इंस्टॉलेशन हमने सीख लिया, हाँ सीख लिया।
क्या सीखा? यही सीखा कि वीट के साइड पे जाना है, रिएक्ट वीट रिकमेंड कर रहा है तो वीट के साइड पे जाना है, वहाँ पे एक कमांड मिलेगा, कमांड कॉपी करना है, टर्मिनल पे आके पेस्ट करना है, एरर आएगा तो उसको फिक्स कर लेंगे, पावर शेल ओपन करके वहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड कर देंगे डेफिनेटली। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे कमांड पेस्ट करेंगे, इंटर करेंगे एंड हमारा पूरा का पूरा रिएक्ट बेसिकली इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, पूरा का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने सीख लिया। अब फोल्डर स्ट्रक्चर में एक एक फोल्डर के बारे में, एक एक फाइल के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फाइल, कौन सा फोल्डर कैसे रन कर रहा है। रन तो हमने करा लिया, देखा कि वहाँ पे कुछ यूआई बना हुआ दिख रहा था, बट वो बनाएंगे कैसे? हमें तो अपना प्रोजेक्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए फोल्डर स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली तो एक एक फोल्डर समझेंगे, एक एक फाइल समझेंगे डेफिनेटली, लेकिन उतना ही जितना अभी नीडेड है। बाकी तो प्रोजेक्ट करने के दौरान आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो फोल्डर स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा दिख रहा होता है। अगर मैं आपको कोड में आके दिखाऊं तो ये है आपका कोड। यहाँ पे V2 में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, V2 ही हम लोग रन करेंगे अभी। तो V2 अभी फ्रेश है हमारा, कुछ इसमें हमने चेंजेस किए नहीं है। तो यहाँ पे पब्लिक दिख रहा है आपको, SRC दिख रहा है। अच्छा, नोड मॉड्यूल्स नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है, मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले तो वीट वाले प्रोजेक्ट में आपको चले जाना है। तो V2 है तो CD V2 करेंगे, वीट वाले प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? मैंने बोला आपको npm i करना है या npm इंस्टॉल करना है। कब करना है? तब करना है जब आपको यहाँ पे कुछ पैकेज इंस्टॉल करने की नीड पड़े, या आपको नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हो। तो क्या अभी यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दे रहा है। पैकेज log.json भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी अभी तक इंस्टॉल ही नहीं है, कोई पैकेज इंस्टॉल ही नहीं है। अच्छा, तो इंस्टॉल करना है। हाँ, इंस्टॉल करना है, सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। जो भी यहाँ पे पैकेज.json में डिपेंडेंसी में यहाँ लिख रखा है, यहाँ पे देखो 2 डिपेंडेंसी है और कुछ डेव डिपेंडेंसी है, तो ये सब इंस्टॉल करना है। अच्छा, तो एक एक करके इंस्टॉल करेंगे क्या? नहीं, पैकेज.json में लिख रखा है, आपको सिर्फ क्या करना है? आपको सिर्फ npm i करना है या npm इंस्टॉल करना है। क्या इंस्टॉल हो जाएगा? डेफिनेटली। मैं npm i करता हूँ, शॉर्ट जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया, तो इंस्टॉल हो जाएगा ये। अच्छा, तो इंस्टॉल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, पब्लिक है, SRC है, git ignore है, islin config.json, ये सारी की सारी चीज़ें, नोड मॉड्यूल्स आ जाएगा, log.json आ जाएगा। तो ये हमारा कैसा दिख रहा होगा? कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो हमारा ऐप है, बेसिकली वीट वाला ऐप है, ये एक मेन फोल्डर है, जिस फोल्डर के अंदर हमारा पूरा का पूरा ऐप का सेटअप है। ठीक है, सबसे पहला नोड मॉड्यूल्स। तो नोड मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा कि नोड मॉड्यूल्स के अंदर ही जो भी हम लोग इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, पैकेजेस वगैरह, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे पैकेजेस इंस्टॉल करके काम कर रहे होते हैं। जिस भी चीज़ की नीड पड़ेगी, चाहे कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की नीड पड़ जाए, तो वो हम इंस्टॉल करके आसानी से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी डिपेंडेंसी हम इंस्टॉल कर रहे होंगे ना, वो आपका इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर आ रहा होगा। अच्छा, तो एक्चुअली में ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर आ रहा है और यहीं से हम लोग सारी की सारी चीज़ें काम कर रहे हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर जो भी हम लोग पैकेज इंस्टॉल करते हैं, वो पैकेज आपका नोड मॉड्यूल्स के अंदर आ जाता है। इतना हमें समझ में आता है। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल्स तो इंपॉर्टेंट है, और नोड मॉड्यूल्स को आपको छेड़खानी नहीं करना है, छेड़खानी नहीं करना है। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स में अभी तो छेड़खानी नहीं करना है, बाद में आप जाओगे, बहुत ज़्यादा प्रो हो जाओगे, तो कुछ छेड़खानी की नीड पड़ती है, एडिटर वगैरह बना रहे हो, तब भले ही कुछ छेड़खानी कर सकते हो, अभी तो आपको नहीं करना। नोड मॉड्यूल्स में कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। जो आपने पैकेज इंस्टॉल कर लिया, बहुत बढ़िया काम करना है उसी पे। और अगर नोड मॉड्यूल्स डिलीट हो जाए तो, या नोड मॉड्यूल्स हमें ना मिल रहा हो तो आपको करना है npm i या फिर npm इंस्टॉल। क्या बोला मैंने? आपको करना है npm i या फिर npm इंस्टॉल। तो क्या नोड मॉड्यूल्स आ जाएगा? डेफिनेटली आ जाएगा। तो क्योंकि ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि हम नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट्स वाई अगर किसी को हम ये कोड सेंड करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, किसी को ये कोड सेंड करना चाहते हैं या ऑनलाइन ही कहीं अपलोड कर रहे हैं, लाइक गिट वगैरह पे अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम नोड मॉड्यूल्स अपलोड नहीं करते हैं, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा बल्की होता है, बहुत ज़्यादा बल्की होता है। ठीक है, हैवी होता है, तो इसको हम अपलोड नहीं करते हैं, इसमें नेट वगैरह खर्च नहीं करते हैं, या इसको जिप फाइल में जब भी आप कन्वर्ट कर रहे होते हो तो नोड मॉड्यूल्स को डिलीट करके कर रहे होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि नोड मॉड्यूल्स को आसानी से हम npm i करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा पूरा का पूरा। ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर जो भी पैकेजेस होंगे इंस्टॉल हो जाएंगे। मेन है आपका ये पैकेज.json। अच्छा, तो नोड मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है, इंस्टॉल करना है इसको, बट मैं ये कह रहा हूँ कि नोड किसी को आप सेंड कर रहे हो, ये अपना कोड स्ट्रक्चर या फाइल या गिट पे ही अपलोड कर रहे हो ऑनलाइन कहीं, तो ये आपको नोड मॉड्यूल्स हटा देना है, नोड मॉड्यूल्स अपलोड नहीं करना है। अच्छा, नोड मॉड्यूल्स क्योंकि बहुत बल्की होता है, सारी की सारी चीज़ें नोड मॉड्यूल्स के अंदर होती है, और npm i करके हम आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना हमें समझ में आता है। तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर सारी की सारी चीज़ें होती है, छेड़खानी करना है नहीं करना है, सब कुछ इसी के अंदर है, इसी के अंदर दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं, कर सकते हैं। डिलीट हो गया कोई दिक्कत नहीं है।
ये तो आपने अच्छा बताया। फिर उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें भी अभी हम लोग देखेंगे। पैकेज डॉट जेसन पे बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पूरे फाइल्स में अगर कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये है इंपॉर्टेंट पैकेज डॉट जेसन आपका। कैसे इंपॉर्टेंट है? तो इंपॉर्टेंट ये इसलिए है, देखो यहाँ पे npm i हमने किया, नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो गया है ना। नोड मॉड्यूल्स बेसिकली सारा का सारा हमारा पैकेज इसी के अंदर होगा। ये देखो जो भी आप यहाँ पे देख रहे थे ना डिपेंडेंसी के अंदर, पैकेज लॉग डॉट जेसन, इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्लोज करूँ क्या? तो यहाँ पे देखो एज अ डेव डिपेंडेंसी आप देख रहे थे, यहाँ डिपेंडेंसी देख रहे थे, तो वो यहाँ पे आपका इंस्टॉल हो चुका है। इसी के अंदर देखो सारी की सारी चीज़ें आ रही होंगी। ये देखो सब कुछ है यहाँ पे। आप थोड़ा सा और नीचे करोगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल हो रखी है। ठीक है, ये अपने हिसाब से जो भी आपने डिपेंडेंसी, डेव डिपेंडेंसी और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें इसे इंस्टॉल करना होता है वो सारी की सारी चीज़ें यहीं पे आ रही होती है। अच्छा, तो यहाँ पे रिएक्ट डॉम आपने इंस्टॉल कर रखा है, तो ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कहीं ना कहीं। आर पे आ जाओ आप, आर से रिएक्ट होता है, तो ये देखो रिएक्ट डॉम, ठीक है, ये सब आपको दिख रहा है। तो इसको तो खोलना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसको खोल दोगे तो फिर आप नीचे जाते जाते थक जाओगे। अभी तो बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते जाओगे, बड़े साइज का प्रोजेक्ट बनाओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर होगी। तो इसको तो भूल से भी मत खोलना, डर जाओगे आप देख के। अच्छा, तो इसको नहीं खोलना है, इसको छेड़खानी नहीं करना है, डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कर देंगे तो फिर हम वापस से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पैकेज डॉट जेसन है, ये देखो, ये जो पैकेज डॉट जेसन है ये इंपॉर्टेंट है। इसी में सारी की सारी चीज़ें, आपका जो पूरा ऐप का जो चिट्ठा खाता होता है ना, वो यही है। इसी के अंदर सब कुछ लिखा रहता है। ऐप का नाम क्या है, ठीक है, ऐप का वर्जन क्या है, टाइप क्या है, प्राइवेट ट्रू, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट वगैरह की डेव से यहाँ पे रन हो रहा है, बिल्ड करने के लिए ये स्क्रिप्ट है, लिंट, प्रीव्यू, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। फिर डिपेंडेंसी क्या क्या है, डेव डिपेंडेंसी क्या क्या, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ नहीं आ रही होगी। बस ध्यान ये रखो अभी आप कि पैकेज जेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपका इसमें होता है कि कौन कौन सी डिपेंडेंसीज आपके पास इंस्टॉल है, कौन कौन सी डेव डिपेंडेंसीज आपके पास इंस्टॉल है बेसिकली, या फिर इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल है या फिर इंस्टॉल करनी है। अच्छा, फिर स्क्रिप्ट क्या क्या है, कौन कौन सी स्क्रिप्ट से क्या क्या चीज़ें हो रही है। लाइक हमें अगर रन करना है तो हम डेव से रन कर सकते हैं। बिल्ड करने के लिए बिल्ड कमांड है हमारे पास, तो स्क्रिप्ट लिख रखा है हमने, नाम, टाइप, ठीक है। देखो यहाँ पे मॉड्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, याद है जावा स्क्रिप्ट वाला वो लास्ट लेक्चर, मॉड्यूल कॉमन JS और ES6 मॉड्यूल। तो यहाँ पे देखो ये नया वाला मॉड्यूल यूज़ कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे कॉमन JS भी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन नया वाला मॉड्यूल यूज़ कर रहा है। इसको छेड़खानी नहीं करना है, ऐसे ही यूज़ करना है, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट, सारी चीज़ें लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट, तो देख के हमें कुछ ना कुछ समझ आ रहा है कि ये जेसन टाइप है। जावा स्क्रिप्ट में मैंने आपको जेसन भी पढ़ाया था। तो देखो जावा स्क्रिप्ट अगर पढ़ के आ रहे हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा, कसम से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कहाँ से पढ़ोगे जावा स्क्रिप्ट? तो प्रीमियम JS का पूरा कोर्स मैंने बना रखा है एक, आपने अगर नहीं देखा है तो जाके सारी की सारी चीज़ें डेप्थ में पढ़ सकते हो, प्रॉपर है वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें दे रखी। गूगल पे नहीं, बेसिकली यूट्यूब पे आपको सर्च करना है प्रीमियम JS, वहाँ पे टॉप में ही आई बिलीव आपको प्रीमियम JS का कोर्स मिल रहा होगा, आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हो वहाँ पे। तो ये जेसन वगैरह मैंने बता रखा था, ये देखो दिख रहा है जेसन, की भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, वैल्यू भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें लिख रखी है। तो डॉट जेसन कहने का मतलब वही है कि ये जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे हम सारी की सारी चीज़ें स्टोर करा रहे होते हैं। तो पैकेज डॉट जेसन, नाम चेंज कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे नाम में किसी में भी छेड़खानी नहीं करना है। नोड मॉड्यूल्स का नाम नोड मॉड्यूल्स ही होगा, पब्लिक का नाम पब्लिक, या SRC का नाम SRC, नाम में छेड़खानी नहीं करना है। अलग जो आप फाइल्स वगैरह बना रहे होगे उसमें आप कोई भी नाम दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट हो गया, आपको समझ में आता है, स्क्रिप्ट हम रन कर रहे होते हैं। अच्छा, ये डिपेंडेंसी बता दो, डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसी में क्या अंदर है? देखो आप रिएक्ट बना रहे होगे, और रिएक्ट प्रोजेक्ट बेसिकली बना रहे होगे, तो रिएक्ट प्रोजेक्ट में ना कुछ डिपेंडेंसीज आपको लगेगी। लाइक आपको कुछ फेच करना है डेटा, तो फेच करने के लिए आप वहाँ पे एक्सियोस पैकेज इंस्टॉल करोगे, ठीक है, एक्सियोस पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे, बहुत बढ़िया। तो वो एज अ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करोगे आप, ठीक है। फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें इंस्टॉल करोगे लाइक रिएक्ट हॉट टोस्टिफाई, इस तरीके का कुछ इंस्टॉल करोगे टोस्ट मैसेज दिखाने के लिए, तो वहाँ पे एज अ डिपेंडेंसी आप इंस्टॉल कर रहे होगे। अच्छा, डेव डिपेंडेंसी मतलब सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम ही वो आपको काम में आएगा। डिपेंडेंसी मतलब कि जब आप होस्ट भी कर रहे होगे ना, तो वहाँ पे भी वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि यही वो डिपेंडेंसीज है जिस पे आपका प्रोजेक्ट रन कर रहा है। ध्यान से सुन लो, अभी क्लियर कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। डिपेंडेंसीज आपकी वो हैं जिस पे आपका प्रोजेक्ट रन कर रहा है, ठीक है। जो आपका प्रोजेक्ट रन कर रहा है, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज है, कौन कौन से पैकेजेस हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरीज जो आपने यूज़ कर रखी है उस प्रोजेक्ट में, वो आपकी डिपेंडेंसीज हैं। उसके बिना आपका प्रोजेक्ट रन नहीं कर पाएगा, प्रॉपर तरीके से रन ही नहीं करेगा, ठीक है, बग आ रहे होंगे।
क्या बोल रहा हूँ मैं, बग नहीं आ रहे होंगे, एरर आ रहे होंगे ठीक है, और बग भी कह सकते हैं, बग आ रहे होंगे। तो डेव डिपेंडेंसी क्या है? डेव डिपेंडेंसी वो है जिस डिपेंडेंसी का हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम में यूज़ करते हैं, सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम में, ठीक है। रिडक्स टूलकिट वगैरह के स्टेट वगैरह चेक करने के लिए जो भी हम लोग डिपेंडेंसीज वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हो आप, बेसिकली स्टेट वगैरह मैनेजमेंट के लिए आप सिर्फ देखना चाह रहे हो कि डेवलपमेंट के टाइम में कि प्रॉपरली हम स्टेट वगैरह कॉन्फ़िगर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो आप डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल करोगे, नोड मोन आगे आप नोड जेएस में आगे जाके पढ़ोगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके डेव डिपेंडेंसीज हैं कि आप डेवलपमेंट के टाइम में ही उसको यूज़ करोगे, ठीक है। एक्चुअल में जब प्रोजेक्ट आप सर्व कर रहे होगे तो वहाँ पे उन सारी डिपेंडेंसीज का काम नहीं है, वो डेवलपमेंट के टाइम में ही काम आएगी। तो जो डिपेंडेंसीज, जो भी पैकेजेस आपको डेवलपमेंट के टाइम में काम आ रहे होते हैं वो आपकी डेव डिपेंडेंसीज हो गई, एंड जो भी पैकेजेस आपके एक्चुअल में प्रोजेक्ट जिस पे डिपेंड करता है वो आपकी डिपेंडेंसीज हो गई, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी आप डेव डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हो उसमें आप लास्ट में /d लगा देते हो, कैपिटल D, तो एज ए डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल होता है। और जहाँ पे आप /d नहीं लगाते हो, नॉर्मली इंस्टॉल करते हो, वो आपका डिपेंडेंसी की तरह इंस्टॉल होता है। मैं आपको एक पैकेज इंस्टॉल करके दिखाता भी हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लेते हैं, CLS करते हैं, और ध्यान से देखना V2 के अंदर ही हूँ मैं, तो उसके अंदर आके इंस्टॉल करना है, अदरवाइज बाहर में एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो डिपेंडेंसी में आपके पास रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है, मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ npm i रिएक्ट राउटर डॉम में इंस्टॉल करता हूँ। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, डिपेंडेंसी के अंदर आपका रिएक्ट राउटर डॉम आ जाएगा, ये देखो रिएक्ट राउटर डॉम आ गया। तो अब हम लोग रिएक्ट प्रोजेक्ट में अपना रिएक्ट राउटर डॉम भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने बोला एक्सियोस, अभी मैंने आपको बोला एक्सियोस, तो एक्सियोस मान लो इंस्टॉल करते, तो यहाँ पे आप देखना डेव डिपेंडेंसी में आपका एक्सियोस आ जाएगा, ये देखो एक्सियोस आपका आ गया है। कुछ अगर आप लोग ऐसा इंस्टॉल कर रहे हो जो कि आपके डेव डिपेंडेंसी में आ रही होगी तो वो आपके यहाँ पे आ रही होगी। लाइक मैं अगर एक मान लो मैं नोडमोन अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए समझने के लिए, तो npm i नोडमोन /d करूँगा मैं, अगर मुझे डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना है। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ ये डेवलपमेंट के टाइम ही काम आएगा, तो सिर्फ डेवलपमेंट में मुझे यूज़ करना है, होस्ट करने के टाइम में मुझे इसका कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो ये देखो एज ए डेव डिपेंडेंसी यहाँ पे इंस्टॉल हुआ नोडमोन, और डिपेंडेंसी में हमारा एक्सियोस और ये रिएक्ट राउटर डॉम जो हमने अभी इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आता है? हाँ, इतना हमें समझ में आता है। ये पूरा आपको पूरा पैकेज .json हमें समझ में आ गया, और ये भी समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिलीट नहीं होना चाहिए, ये डिलीट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिलीट हो गया तो जो भी पैकेजेस आपने अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर रखा होगा आपने, ठीक है, या आप यूज़ कर रहे हो जो भी पैकेजेस को अपने एप्लीकेशन में, फिर उन पैकेजेस को आपको एक एक करके एरर देख के कि ये एरर आ रहा है तो ये पैकेज आपका इंस्टॉल नहीं है, उसको इंस्टॉल करो, फिर दूसरा पैकेज का एरर आ रहा है, दूसरा पैकेज इंस्टॉल करो, फिर तीसरा पैकेज का एरर आ रहा है, तीसरा पैकेज इंस्टॉल करो, एक एक करके आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। बाई चांस अगर ये पैकेज .json डिलीट हो गया तो आपको पूरा का पूरा खुद कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको डिलीट नहीं होने देना है। अच्छा, फिर उसका पैकेज log.json, ये भी सिमिलर सा दिख रहा है, ये क्या है? तो देखो ये क्या है, ये भी साथ ही साथ समझ लो, फिर उसके बाद मेन जो भी फाइल्स वगैरह उसमें भी आएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका वर्जन दिख रहा होगा आपको, डिपेंडेंसी में यहाँ पे एक्सियोस में आपको वर्जन दिख रहा है 1.10.0, 19.1.0, 19.1.0, 7.6.3। ये क्या है? ये वर्जन है, जो भी आप पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो ये उसका वर्जन है, वर्जन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वर्जन का ये पैकेज आपने इंस्टॉल कर रखा है। कुछ ओल्डर वर्जन के पैकेज भी हो सकते हैं, नए वर्जन के भी हो सकते हैं, लेकिन आप जो यूज़ कर रहे हो आप ये वर्जन वाला पैकेज यूज़ कर रहे हो। एक्सियोस का 1.10.0 यूज़ कर रहे हो, ओ नहीं 0 यूज़ कर रहे हो, ठीक है। फिर रिएक्ट राउटर में आप 7.6.3 यूज़ कर रहे हो। अच्छा, तो ये हो गए आपके डिपेंडेंसीज, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका वर्जन लिख रखा है कि ये आप यूज़ करें, तो जब भी इंस्टॉल हो रहा होगा यही इंस्टॉल हो रहा होगा, ठीक है। बट इंस्टॉल होने के टाइम में ना यहाँ पे जो भी आपने बेसिकली डिपेंडेंसी में लिख रखा है, यहाँ पे देखो कैरेट का एक सिंबल है, और उसके बाद यहाँ पे आपने वर्जन दे रखा है कि ये वर्जन है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी पैकेज आप इंस्टॉल कर रहे हो उसमें या तो ये करंट वाला पैकेज 1.10.0 वर्जन वाला पैकेज, या जो लेटेस्ट वर्जन वाले पैकेज है वो आप इंस्टॉल कर दो, ठीक है। बेसिकली वर्जन आपका 19 ही रहेगा। यहाँ पे मैं पता नहीं आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मैं आपको बता देता हूँ वर्जन वगैरह कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे देखो ये आगे का जो 2 डिजिट आपको दिख रहा है ना, डॉट के स्टार्टिंग में 3 पार्ट है ना इसका, जो डॉट में 3 पार्ट है, सबसे पहला 7, उसके बाद बीच वाला पार्ट, उसके बाद लास्ट वाला पार्ट। तो पहला जो पार्ट होता है ये आपका मेजर वर्जन होता है, फिर ये जो बीच वाला पार्ट ये होता है आपका माइनर वर्जन, फिर ये जो लास्ट में आपको दिख रहा होता है इसको हम लोग बोलते हैं पैच, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग में है मेजर वर्जन हुआ ये, ठीक है। मेजर वर्जन आपका क्या है 7। इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आपका एक
वेब सीरीज़ आ रहा है, तो सीजन बाई सीजन आता है, तो सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, तो ये सीजन 7 हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं मेजर वर्जन, कि आपका यहाँ पे सीजन 7 चल रहा है। अच्छा, फिर ये जो बीच का ये माइनर वर्जन है, बेसिकली इसी वर्जन में कुछ हो सकता है ऐड हुआ हो, कुछ रिमूव नहीं होगा। बेसिकली जो भी ये वर्जन यूज़ कर रहा है ना, उसमें वो ये वाला वर्जन भी अगर यूज़ कर लेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो अगर 7.5 को यूज़ कर रहा है वर्जन, तो अगर उसे हम 7.6 भी दे दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7.6 का मतलब सिर्फ इतना है कि 7 वाले वर्जन में हमने कुछ ऐड किया है, ठीक है। पुराना वाला काम करेगा, हमने कुछ बेसिकली ऐड कर दिया है। अच्छा, और ये 3 लास्ट में जो है, इसका मतलब होता है पैच, मतलब कुछ छोटा मोटा बग फिक्स कर रहे हैं हम लोग, बग फिक्स या फिर कुछ टाइपो इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका ये बताता है पैच वाला जो लास्ट में आपको दिख रहा है। तो 3 से 4 हुआ मतलब कुछ ना कुछ बग फिक्स हुआ है, 4 से 5 हुआ मतलब कुछ ना कुछ बग फिक्स हुआ है, 6 से 7 हुआ, दैट मीन्स कुछ ना कुछ यहाँ पे फीचर्स आपके ऐड हुए हैं। कौन से वर्जन में? सेम 7th वाले वर्जन में। अच्छा, और 7 से ये 8 हो गया, दैट मीन्स पूरा का पूरा वर्जन ही चेंज हो गया। हो सकता है पुराना वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा, आपको एरर मिलेगा, ठीक है। तो फिर आपको कोड में भी चेंजेस करने पड़ते हैं अगर पूरा का पूरा वर्जन ही चेंज हो गया तो, ठीक है। तो ये होता है वर्जन देखने का तरीका, कि अगर पूरा का पूरा वर्जन ही चेंज हो गया है तो डेफिनेटली आपको कोड में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वर्जन आपका सेम है, सिर्फ और सिर्फ ये माइनर इंप्रूवमेंट हुए हैं, माइनर वर्जन में चेंजेस हुए हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा, पुराने कोड आपके काम करेंगे एज इट इज़। पैच में अगर कुछ चेंज हुआ है, दैट मीन्स आपको कुछ ना कुछ बग फिक्स किया गया है, टाइपोज वगैरह फिक्स किए गए हैं, तो आप इजीली काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो डिपेंडेंसीज आपके पैकेज.json में लिख रखे हैं, इसका मतलब बस इतना सा होता है कि ये वर्जन जो भी आपको मिल रहा है ये इंस्टॉल कर लो, या अगर पैच में कोई नया वाला वर्जन आ रहा है, ठीक है, ये 3 से 4 आ रहा है, ये 5 आ चुका है, तो आप वो वाला इंस्टॉल कर लो। अच्छा, तो ये एक्यूरेट वर्जन आपको अभी नहीं बता रहा है। इन फ्यूचर अगर आप वापस से इंस्टॉल करोगे तो हो सकता है 7.6.3 की जगह 7.6.5 इंस्टॉल हो रखा हो, 5 इंस्टॉल हो जाए, तो वो आपका एक्यूरेट वर्जन दिख रहा होता है पैकेज लॉग जेसन में। यहाँ पे देखो, आप सारी की सारी चीज़ों का देख सकते हो। डिपेंडेंसीज में आप यहाँ पे एक्सियोज, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट राउटर डॉम और सारी की सारी चीज़ें, और नेस्टेड, आपको सारी की सारी चीज़ें दिख रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप आराम से देख सकते हो, सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या क्या इंस्टॉल हो रखा है, क्या क्या वर्जन है, सब कुछ। अच्छा, तो पैकेज log.json भी समझ में आ गया, और इसके बारे में आप डेप्थ में और जाके पढ़ सकते हो कि पैकेज.json में और क्या क्या छेड़खानियाँ हम कर सकते हैं, या पैकेज log.json अगर आपको उड़ भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैकेज.json से आप दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हो। बट पैकेज.json आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं खोना है आपको, ये ध्यान रखना, इसको डिलीट नहीं करना है, या इसमें बहुत ज़्यादा छिड़खानी नहीं करने लग जाना है। लाइक अगर मैं यहाँ पे कुछ वर्जन है इस तरीके से, मान लो किसी दूसरे एप्लीकेशन से, जो दूसरा किन्होंने एप्लीकेशन बना रखा है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से पेस्ट करके, मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी डिपेंडेंसीज मैं एक साथ इंस्टॉल कर लूँ, तो मैं इस तरीके से लिख करके सारी की सारी डिपेंडेंसीज एक बारी में इंस्टॉल कर सकता हूँ। npm i मुझे सिर्फ करना होगा, अदरवाइज अगर मुझे एक्सियोस इंस्टॉल करना है तो npm i एक्सियोस, npm i रिएक्ट, npm i रिएक्ट डॉम, इस तरीके से करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? देखो, मैं इतना ज़्यादा कच करके इसलिए समझा रहा हूँ ना, क्योंकि यही आपका बेस है। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं मुड़ के भी आपको ये सारी की सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा कि ये क्या है, कैसे क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूंगा कि इस तरीके से और आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये बेस है, अगर ये आपको एक बारी में समझ में आ गया, ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें ऊपर से भी जा रही होंगी, बट ओवरऑल आपको समझ में आ गया फोल्डर स्ट्रक्चर, रिएक्ट पे आप बहुत मज़े तरीके से काम कर पाओगे, ठीक है, मज़ेदार तरीके से। जावास्क्रिप्ट आपने कर रखा है, कुछ नहीं है, रिएक्ट पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट है। अच्छा, ये देखो जेसन भी मैंने आपको बताया, तो जेसन भी तो हमने पढ़ रखा है ना जावास्क्रिप्ट में, नथिंग बट ऑब्जेक्ट। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर आपका यहाँ पे कुछ नेस्टेड ऑब्जेक्ट दे रखा है की वैल्यू पेयर में, और कुछ है क्या? नहीं। तो पैकेज.json आपको समझ में आ गया, तो पैकेज.json समझ में आ गया, पैकेज log.json भी समझ में आ गया। इसमें जो भी आप इंस्टॉल कर रहे हो इसमें एक्यूरेट वर्जन आपका मेंशन होता है। इसमें हो सकता है कुछ आगे का पैच में अगर कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है तो वो वाला वर्जन इंस्टॉल हो जाए इंस्टॉल करते टाइम, और यहाँ पे आपको एक्यूरेट वर्जन दिख रहा होता है, ठीक है। तो पैकेज log.json भी अगर आपके फाइल में है तो कोई डेवलपर अगर इंस्टॉल कर रहा है तो पैकेज log.json के थ्रू वो एक्यूरेट वर्जन इंस्टॉल कर पा रहा होगा, और बग आने की चांसेस कम है। जब मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपका ये सब बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। और पानी नहीं पिया है मैंने, तो फिर से थोड़ा सा टंग स्लिप हो रहा है, कुछ से कुछ बोल रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, तो ब्रेक ले लेगा थोड़ा सा, नहीं थोड़ा सा बता ही देता हूँ ना, ब्रेक क्या ही लूँगा, छोटा सा ये टॉपिक यही है। फिर वीट-config.js, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। इसमें बेसिकली आप प्लगइन्स वगैरह और एक्स्ट्रा कुछ चाहिए प्लगइन्स वगैरह, तो आप यहाँ पे आप लेके आओगे,
ठीक है, डेजी UI वगैरह जब इंस्टॉल वगैरह कर रहे होगे तो आपको प्लगइन्स वगैरह यहाँ पे डालने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा कुछ भी अगर आपको यूज़ करना है तो यहाँ पे आप प्लगइन्स वगैरह डालोगे, कैसे डालेंगे वो सब कुछ आगे देखेंगे। तो vid.config.js में आप यहाँ सारे के सारे प्लगइन्स मेंशन कर सकते हो। या पोर्ट आपने देखा अभी रन करा रहे थे ना, npm run dev करते हैं, तो रन dev करते समय आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है। देखो http://localhost 5173 वाले पोर्ट पे ये रन कर रहा है। आप यहाँ पे रन करके देखोगे तो 5173 वाले पोर्ट पे रन कर रहा है। आप यहाँ पर पोर्ट चेंज भी कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं, तो आई बिलीव सर्वर, यहाँ पे पोर्ट हम मेंशन कर सकते हैं। हाँ, तो मान लो मैं 3001 पोर्ट मेंशन कर देता हूँ। अभी 5001 पे कर रहा था ना रन, देखते हैं कितने पे रन कर रहा था, इसको मैं कमेंट करता हूँ। तो 5173 वाले पोर्ट पे रन कर रहा था। जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से अपना मेंशन करूँगा सर्वर पोर्ट 3001, तो यहाँ पे देखो 3001 पे ये रन करने लगा, ये देखो। तो इस तरीके से आप पोर्ट भी चेंज कर सकते हो। आपको लग रहा है कि कुछ आपने सॉफ्टवेयर पहले से रन करा रखा है 5173 वाले पोर्ट पे, तो आप वहाँ पे पोर्ट चेंज करके भी यहाँ पे आप काम कर सकते हो अपना आसानी से। तो खैर ये सारी की सारी चीज़ें प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे होंगे, वहाँ पे जब कन्फ्यूजन हो रहा होगा तब वहाँ पे देखेंगे। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, बस मैंने बता दिया कि ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो vid.config.js आपको समझ में आ गया। readme.md बेसिकली आपके रीड करने के लिए ही बना होता है। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हो, जो भी आप ऐप अपना बना रहे हो उस ऐप को लेके आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपके ऐप में है, आपके ऐप को रन कैसे करना है, ताकि कोई दूसरा बंदा अगर इस रिपोजिटरी को या इस ऐप को अपने में यूज़ करने की कोशिश करता है या आप किसी दूसरे बंदे को देते हो, तो गिट वगैरह आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से मैं आपको समझा पा रहा हूँ, तो वो भी जल्द ही कोशिश करेंगे पढ़ने का। मान लो अभी आपने ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है जिप करके, जिप फोल्डर बना के किसी को दे दिया, अब उसने ले लिया, अब उसको कैसे यूज़ करना है इस प्रोजेक्ट को, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, वो कैसे समझेगा। तो सारी की सारी चीज़ें आज आप readme.md में लिख रहे होते हो कि ये चीज़ें हैं, पहले तो इसको इस तरीके से इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके से रन करना है, फिर ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको इस फोल्डर के अंदर मिल जाएगा। तो वो अपने सहूलियत के हिसाब से जो भी आप लिखना चाहिए सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, बस डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, वो readme.md में आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर islint.config.js क्या है, तो इसके बारे में तो आगे प्रॉपर चर्चा करेंगे। इसमें भी बेसिकली आप मेंशन कर रहे होते हो कि किस किस तरीके से आपका फाइल्स यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा होगा। ये कौवे काँव 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 पता नहीं, बिल्कुल पेड़ है ना बगल में एक, तो बैठ के काँव 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 कर रहे होते हैं और डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो इजलिंट में भी बेसिकली आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ही मेंशन कर रहे होते हो कि किस किस तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें चाहिए। लाइक आप स्टाइलिंग से रिलेटेड यहाँ पे बताना चाहते हो कि इस तरीके से सेमी कॉलन यूज़ करना है या इस तरीके से इंडेंटेशन होना चाहिए, तो ये सारी की सारी चीज़ आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मेंशन करते हो। फिर ये आपको चेक करके बता रहा होता है कि आप एक्चुअल में उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आपने रूल बना दिया, उस रूल के हिसाब से ये आपको बता रहा होता है कि आप रूल फॉलो कर भी रहे हो या नहीं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में अभी आपको जाना नहीं है। तो vid.config.js आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद आते हैं नोड मॉड्यूल्स में, तो ये भी आपको समझ में आ गया है। पब्लिक फोल्डर आप समझते हैं, ठीक है, पब्लिक और SRC तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा ये इंजन आप समझ सकते हो, गाड़ी का इंजन जैसे होता है ना जो एक्चुअल काम कर रहा होता है, वो यहाँ पे SRC है। तो पब्लिक फोल्डर क्या कर रहा होता है ना, पब्लिक फोल्डर आपका बेसिकली स्टैटिक फाइल सर्व कर रहा होता है। स्टैटिक फाइल सर्व कर रहा होता है यानी कि यहाँ पे जो भी फाइल्स आपको दिख रहे हैं वो ब्राउज़र में एज इट इज़ आप एक्सेस कर सकते हो, और यहाँ बाकी सारे फोल्डर्स में भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। लाइक यहाँ डायरेक्ट ब्राउज़र में अभी हम कर सकते हैं क्या, यहाँ पे देखो आपके पास vid.svg है, तो आई बिलीव vid.svg, यहाँ पे देखो ये आपका ये वीट वाला आइकन आ रहा है, यहाँ पे देखो वीट वाला आपके पास एक आइकन था ना, तो vid.svg हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ /vid.svg किया और हमें ये वीट मिल रहा है। दैट मीन्स ये ब्राउज़र पे सर्व कर रहा है। पब्लिक के अंदर जो भी हमने रख रखा है वो डायरेक्टली ब्राउज़र पे सर्व कर रहा है। स्टैटिक फाइल्स हैं सारे के सारे, डायरेक्ट ब्राउज़र पे सर्व हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे पब्लिक में वो सारे के सारे फाइल्स आइकन्स वगैरह रख सकते हो जो कि आपको पब्लिकली सर्व करने हैं। और पब्लिक फोल्डर में आप जो भी रखोगे ना वो डायरेक्टली आप SRC में भी एक्सेस कर सकते हो बिना इंपोर्ट के। इस तरीके से जो आप इंपोर्ट कर रहे हो ये इंपोर्ट करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे href के अंदर जैसे HTML में यूज़ कर रहे होते हो ना, /समथिंग इमेज वगैरह लगा के, उस तरीके से आप कर सकते हो। जो पब्लिक के अंदर आपने रख रखा है यहाँ पे डायरेक्टली /vid.svg, इस तरीके से आप अपना रेंडर करा सकते हो। अभी तो मैंने एंकर टैग के अंदर डाल दिया जिसका कोई मतलब नहीं है।
तो खैर आगे देखेंगे हम लोग, ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। तो पब्लिक के अंदर आप वो चीज़ें डालते हो जो पब्लिकली आपको स्टैटिकली सर्व करानी है, लाइक इमेजेस वगैरह, कुछ लोगो वगैरह हो गया, तो वो आपको सर्व कराना है, तो वो आप पब्लिक के अंदर रखते हो। बाकी छेड़खानी आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक फोल्डर के अंदर करना नहीं है। जब करना होगा मैं आपको बताऊँगा कि किस किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, पब्लिक नोड मॉड्यूल समझ में आ गया, सारे के सारे पैकेजेस होते हैं। पब्लिक आपको समझ में आ गया कि डायरेक्टली ये स्टैटिक फाइल्स सर्व कर रहा होता है आपके ब्राउज़र पे। अच्छा, अब ब्राउज़र में भी जाके मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, और डायरेक्टली आप एसआरसी के अंदर जो भी आप फाइल्स वगैरह आपने बना रखा है उसमें भी आप पब्लिक फोल्डर के अंदर जो भी चीज़ें रख रखी है ना आपने, डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो /something/something। अगर इसके अंदर भी आपने फोल्डर स्ट्रक्चर बना रखा है तो उस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। सब देखेंगे आगे, थोड़ा थोड़ा बस आइडिया लेते चलो कि गाड़ी दिखता कैसा है, क्या आगे सीट है, पीछे सीट है, कैसा दिखता है इंजन, कैसे गियर वगैरह कैसे काम करता है, बस वही सब चीज़ देख रहे हैं अभी, ठीक है। फिर उसके बाद गिट इग्नोर क्या है? तो गिट इग्नोर में मैंने आपको बताया कि गिट वगैरह पे जब आप अपना फाइल वगैरह रख रहे हो, गिट का भी बहुत ज़्यादा आइडिया आपको होगा नहीं, तो गिट आप समझ सकते हो एज अ ऑनलाइन स्टोरेज। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, ऑनलाइन स्टोरेज, जहाँ पे अपना कोड बेस आप रख रहे होते हो, ऑनलाइन स्टोर कर रहे होते हो, और मल्टीपल लोग वहाँ से रिपोजिटरी को क्लोन करके या कोलैबोरेट करके काम कर रहे होते हैं। उसी जहाँ पे भी आपने ऑनलाइन स्टोर कर रखा है वहाँ पे से मल्टीपल लोग क्लोन करके काम कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट पे। अच्छा, तो गिट इग्नोर मतलब होता है कि कौन कौन सी ऐसे फाइल्स हैं जो आपको गिटहब पे पुश नहीं करनी है। जहाँ भी आप स्टोर कर रहे हो ना ऑनलाइन स्टोरेज में, वहाँ पे आपको पुश नहीं करनी है। कौन कौन सी फाइल्स पुश नहीं करनी है? लाइक मुझे नोड मॉड्यूल्स पुश नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि नोड मॉड्यूल्स हमें पुश नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया नोड मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा बल्कि होता है, तो नोड मॉड्यूल्स वगैरह हम क्यों पुश करेंगे? इतने बल्कि फाइल को हम क्यों पुश करेंगे, जबकि हम npm i कमांड रन करके पूरा का पूरा इंस्टॉल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट तो पैकेज.json है, पैकेज log.json है, इसको क्यों हम लोग अपलोड करेंगे? नहीं, इसको अपलोड नहीं करेंगे, तो इसको गिट इग्नोर कर देंगे, बोलेंगे कि आप नहीं जाना, ठीक है, आप यहीं रहना। तो ये आपके जहाँ भी आप बेसिकली गिटहब पे अपलोड कर रहे हो तो ये अपलोड नहीं होगा नोड मॉड्यूल्स। खैर, ये गिट वगैरह जब हम लोग सीखेंगे तब उसका पार्ट है, ये अभी यहाँ पे आपको कोई यूज़ नहीं आने वाला, अभी तो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होंगे। जब मैं बता दूंगा वीट के बेसिकली रिएक्ट का जो हम लोगों का प्रोजेक्ट चल रहा होगा उसी के बीच में कभी मैं आपको बता दूंगा गिट वगैरह के बारे में, या बीच में ही कोई एक सेपरेट लेक्चर ले आऊँगा गिट के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है। तो अभी गिट पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हम लोग रख रहे होते हैं, ठीक है। फिर पैकेज log.json आपने समझा कि हाँ एक्यूरेट बेसिकली वर्जन और भी नेस्टेड स्ट्रक्चर्स वगैरह ये स्टोर कर रहा होता है, नेस्टेड डिटेल्स वगैरह स्टोर कर रहा होता है ये पैकेज log.json तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ ही गया। डिपेंडेंसीज, डेव डिपेंडेंसीज सब इसी के अंदर होती है। रीडमी बेसिकली अपना डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि अपना आपका ऐप कैसे काम कर रहा है, क्या क्या चीज़ें आपके ऐप के अंदर है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे बिल्ड करना है, वो सब आप readme.md के अंदर एज अ डॉक्यूमेंटेशन लिख रहे होते हो, जो डेवलपर है वही लिख रहे होते हैं। फिर vid.config.json इसमें हमने vid.config.js इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसमें हम लोग बेसिकली इसमें भी हम लोग बता रहे होते हैं कि किस किस तरीके से आपके कौन कौन से प्लगइन्स यहाँ पे आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, आप यूज़ कर रहे हो कौन कौन से प्लगइन्स को, और यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें मेंशन कर सकते हो, लाइक यहाँ पे पोर्ट मेंशन कर सकते हो अगर आपको पोर्ट चेंज करना है तो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग आगे प्रोजेक्ट के दौरान देखेंगे। तो कुछ इस तरीके का था हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग SRC की तरफ। ये आपको फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ये पूरा का पूरा, और अगर इतना समझ में आ गया दैट्स गुड, आपका काम हो गया। उसके बाद तो आप इसको मुड़ के भी नहीं देखोगे, उसके बाद जो भी आप काम कर रहे होगे SRC के अंदर ही कर रहे होगे। अच्छा, तो पहले यही बता देते, नहीं पहले ये नहीं बताया इसलिए क्योंकि देखो मेन काम तो इसका है, बट ये सारी की सारी चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और index.html मैंने नहीं बताया, क्यों? क्योंकि हम लोग पहले से जान रहे हैं, नहीं इसलिए नहीं बताया, क्योंकि इसको अब मैं बताऊँगा। अच्छा, तो यहाँ पे SRC क्योंकि index.html और ये main.jsx ये सब कुछ लिंक है, तो इसलिए मैं अब आपको साथ में बताऊँगा। तो SRC के अंदर ये जो एसेट्स वाला फोल्डर है, अब यहाँ पे आप नाम वगैरह चेंज भी कर सकते हो, एसेट्स का नाम आपको फलना ढिमका कुछ भी रखना है रख सकते हो। यहाँ पे ये main.jsx जो है इसका नाम एज इट इज़ रखना है आपको। उसके बाद app.jsx करना चाहो तो आप नाम चेंज कर सकते हैं, main.jsx में भी आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो एसेट्स में बेसिकली हम लोग आइकन वगैरह रख रहे होते हैं, आइकन लोगो जो भी आपको यहाँ पे रखना है, जो आप चाहते हो पब्लिकली सर्व ना हो, पब्लिकली आप एक्सेसिबल नहीं रखना चाहते हो तो आप एसेट्स में रख दो। आप यहाँ पे से सारी फाइल्स में आप यूज़ कर सकते हो उसे, तो वहाँ पे आपको इंपोर्ट वाला सिंटेक्स यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे तो सब देखेंगे आगे, ठीक है। तो एक एसेट्स वाला फोल्डर हो गया, इसका नाम आप चेंज भी कर सकते हो। फिर app.css में बेसिकली आप CSS लिख रहे होते हो, जो कि app.jsx आप समझ सकते हो कि जावा स्क्रिप्ट का फाइल है ये app.jsx। अब JSX क्या होता है समझेंगे आगे।
मैंने अनटोल्ड स्टोरी में भी आपको बताया था JSX मतलब जावास्क्रिप्ट और HTML का कॉम्बिनेशन। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप JSX को जावास्क्रिप्ट की तरह समझ सकते हो या HTML की तरह भी समझ सकते हो अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी JSX होता है जावास्क्रिप्ट और HTML का कॉम्बिनेशन। तो JSX के अंदर जो भी हम लोग लिख रहे हैं, app.jsx के अंदर जो भी हम लोग लिख रहे हैं, इसे हम लोग स्टाइल करना है। तो स्टाइल करने के लिए app.css में हम स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो app.css में हम स्टाइल कर रहे होंगे, app.jsx में हम अपना बेसिकली HTML का कोड लिख रहे होंगे, साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है index.css। ये है आपका ग्लोबल CSS। ग्लोबल CSS मतलब इसमें जो भी आप लिखोगे ग्लोबली सब जगह ये काम कर रहा होगा। ऑलराइट, तो ये ग्लोबल CSS है हमारा। हाँ, ये ग्लोबल CSS है हमारा, और जब यूज़ कर रहे होंगे तो और ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल रही होगी। फिर उसके बाद आपका main.jsx, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनो आप। अब यहाँ पे आता है एक्चुअल समझने वाली बात। क्या समझने वाली बात आती है अब यहाँ पे? मैंने आपको बताया था यहाँ रिएक्ट में, ठीक है, रिएक्ट में आपके पास दो चीज़ें होती है, HTML होता है, ठीक है, CSS भी होता है। बेसिकली मैं बता रहा हूँ HTML और JS इन्हीं दोनों का मिक्सअप होता है। इसीलिए तो लोग हेट कर रहे थे इसे। अनटोल्ड स्टोरी सुना ना आपने? अनटोल्ड स्टोरी अभी जो पहला लेक्चर था हमारा। तो HTML और JSX का जो मिक्सचअप है, मिक्सचअप नहीं होता है, मिक्सअप होता है। तो HTML और JS का जो मिक्सचर है यहाँ पे, HTML और JS को कंबाइन करके रिएक्ट बेसिकली बनाया गया है प्रॉपर तरीके से कोड बेस मैनेज करने के लिए। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे एक तो HTML होगा, एक तो जावास्क्रिप्ट होगा। तो एक तो मेन फाइल आपको यहाँ पे दिख रहा था index.html, index.html, ये आपका मेन फाइल हुआ index.html, जो कि आपका रन कर रहा होगा, जो ब्राउज़र पे आपको दिख रहा होगा। डेफिनेटली आप नॉर्मल तरीके से जब आप बनाते हो कोई प्रोजेक्ट तो index.html, style.css, script.js, ये तीन फाइल बनाते हो। रन कौन सा कर रहा होता है ब्राउज़र पे? index.html। उसी के अंदर आप यहाँ पे CSS लिंक कर देते हो और यहाँ पे JS लिंक कर देते हो। बाकी सारी की सारी चीज़ें रन कर रही होती है। तो रूट आपका यही है index.html। ठीक है, ये समझो आप, रूट आपका यहाँ पे भी यही है। रिएक्ट में भी आपका मेन जो रूट फाइल है वो यही है, index.html ही आपका रन कर रहा होता है। अच्छा, अब इस index.html से जो भी चीज़ें हम लिंक करेंगे वो अपना काम करेगा। तो index.html के अंदर हमें एक स्क्रिप्ट फाइल लिंक करना होगा ताकि हम जावास्क्रिप्ट से लिंक कर पाएँ। अग्री करते हो ना? index.html है, स्क्रिप्ट फाइल से लिंक करेंगे तभी तो जावास्क्रिप्ट से लिंक होगा। और रिएक्ट जो है बेसिकली JS और HTML को मिक्स करके चलाना ही तो सीखना है हमें। हाँ, एग्जैक्टली। तो इसके अंदर हम स्क्रिप्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट से लिंक हो गया। हाँ, हो गया। अब आप कह रहे हो JSX वाला सिंटेक्स, तो ये कैसे आएगा? अब वो समझते हैं, यहाँ पे आओ। ठीक है, रूट फाइल कौन सा है? index.html। ध्यान से देखो, रूट फाइल कौन सा है? index.html। इसी के अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं वही हमारी रन कर रही है क्या? हाँ। अगर हम लोग यहाँ पे ब्राउज़र में आते हैं और वापस से अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं, ये देखो ये आपका रन कर रहा है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे नाम क्या है? ये सब मैं क्लोज कर दूँ, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो नाम क्या दिख रहा है? वीट प्लस रिएक्ट। यहाँ पे देखो वीट प्लस रिएक्ट आपको दिख रहा है, यहीं से आ रहा है। हाँ, आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, नाम मैं दे दूँ यहाँ पे MKL, तो यहाँ पे क्या आएगा? MKL आ रहा है। वाओ, तो रन तो यही index.html कर रहा है। हाँ, बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो नहीं है। ये वीट प्लस रिएक्ट, ये काउंट जो दिख रहा है, यहाँ पे ये सब जो टेक्स्ट लिख रखा है ये सब, और यहाँ पे ये लोगो, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये तो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बॉडी के अंदर तो बस ये एक ये div है। उसके बाद तो हमने जावास्क्रिप्ट ऐड कर रखा है। बॉडी के अंदर तो ये एक div है और div भी खाली है, कुछ है नहीं इसमें। अच्छा, तो ये सब कहाँ से आ रहा है? अब यहाँ पे आता है रिएक्ट। ठीक है, अब ध्यान से समझना। ये div खाली है, ID क्या दे रखा है? रूट। और यहाँ पे हमने क्या अटैच कर रखा है? स्क्रिप्ट। अच्छा, दैट मीन्स जावास्क्रिप्ट। हाँ, जावास्क्रिप्ट। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हमने SRC में यहाँ पे देखो .js एक्सटेंशन नहीं है, .jsx एक्सटेंशन है। .jsx इसका मतलब जावास्क्रिप्ट और HTML एक साथ इसी फाइल में होंगे। अच्छा, अब JSX को आने वाले फोल्डर में JSX और फिर वर्चुअल डॉम, ये सब कुछ हम लोगों को डिटेल में समझना है, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा अभी मैं करूँगा नहीं। बस ये आप समझ लो कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें लिंक हैं। तो ये स्क्रिप्ट हमने लिंक कर रखा है। ठीक है, तो src/main.jsx ये लिंक कर रखा है। तो अब ढूंढो कहाँ पे है। ये रहा SRC के अंदर main.jsx। ओह, ऑल राइट, तो ये वाला फाइल है क्या मेन? ये वाला फाइल है क्या मेन? हाँ, इसलिए इसका नाम मेन है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। अगर आप रिएक्ट में देखोगे तो रिएक्ट में इसका नाम होता है index.js। क्या होता है? index.js। यहाँ पे क्या है? main.jsx।
अच्छा, तो वो डिफरेंट आपके फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी जो भी आप यूज़ करो उस पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या नाम दे रखा है। यहाँ पे तो मेन डॉट JSX है, तो index.html से ये मेन डॉट JSX डायरेक्टली लिंक्ड है। दैट मीन्स मेन डॉट JSX में जो भी जावा स्क्रिप्ट और HTML वाला कोड हम लिखेंगे वही कोड रन करेगा। हाँ, जो कोड हम लिखेंगे वही कोड रन करेगा। हाँ, बट हमें सिर्फ और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट लिखना नहीं है, नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ HTML नहीं लिखना है, नहीं। हम तो रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, हाँ। रिएक्ट में तो JSX सिंटैक्स होता है, हाँ। तो हमें तो JSX वाला काम करना है, हाँ। तो अब ये कैसे समझेगा कि हम JSX लिख रहे हैं और वो वर्चुअल डॉम जो भी मैंने आपको अनटोल्ड स्टोरी में मैंने आपको बताया पूरा का पूरा कहानी, वो सब इसके अंदर कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है, बस इतना समझो कि ये देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ये आपको समझ में आता है कि इससे हम HTML में कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट किया? हमने सेलेक्ट किया ये रूट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? रूट वाला एलिमेंट, ये जिसका कि ID रूट है, ये वाला एलिमेंट। अच्छा, ये वाला एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया। दैट मीन्स इसी के अंदर सारा का सारा कोड हम इंजेक्ट कर रहे होंगे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। ओह, ऑल राइट, इसी के अंदर सारा का सारा कोड इंजेक्ट कर रहे होंगे। हाँ, ध्यान से देखो, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैं बोल रहा हूँ क्रिएट रूट, एक रूट बनाओ। अब ये कैसे बनेगा? तो रिएक्ट DOM/client यहाँ से आ रहा है। दैट मीन्स अब यहाँ पे खेल स्टार्ट होता है रिएक्ट का। अब यहाँ पे हमने रिएक्ट इन्वॉल्व कर दिया, जो भी पैकेजेस वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे थे, अब वो यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, इंटरनली। तो इंटरनली हम यहाँ पे अभी हमें समझना है क्या? नहीं, अभी तो नहीं समझना है। अभी तो बस हमें इतना समझना है कि रिएक्ट का इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे है। तो यहाँ पे है, ये देखो क्रिएट रूट। क्या कर रखा है हमने? एक रूट बना रखा है। ठीक है, ये एक रूट बना लिया हमने। इसको अलग तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग। कैसे? देखो 2-3 लाइन में मैं सेपरेट करके दिखाता हूँ। लेट रूट एलिमेंट इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा रूट एलिमेंट। ठीक है, फिर इस रूट एलिमेंट का यूज करके हमने क्या किया? एक रूट बना लिया। लेट रूट इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा रूट। और फिर उस रूट के अंदर हमने रेंडर कर दिया अपना एप्लीकेशन। अच्छा, अब ये क्या दे रखा है? स्ट्रिक्ट मोड। तो इसको अभी हटा दो, स्ट्रिक्ट मोड में अभी आपको नहीं जाना है। स्ट्रिक्ट मोड में बेसिकली ये चेक कर रहा होता है कहीं आपके बग्स आने के चांसेस तो नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको बताऊंगा आगे। तो इसको अभी आप फिलहाल के लिए हटा दो, इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, समझने के लिए अभी फिलहाल इसको हटा दो। बहुत बढ़िया, स्ट्रिक्ट मोड का हमें काम नहीं है। ठीक है, तो हमने किया क्या? हमने ये रूट एलिमेंट सिलेक्ट किया पहले index.html से। रन तो यहीं पे होना है सारी की सारी चीज़ें। तो ये रूट एलिमेंट हमने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, रूट एलिमेंट सिलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे हमने क्रिएट रूट, जो कि हम रिएक्ट से ले रहे हैं। ठीक है, क्रिएट रूट का यूज़ करके इस रूट एलिमेंट को इसके अंदर डाल दिया। दैट मीन्स अब जो भी हम लोग रिएक्ट में काम कर रहे होंगे वो कहाँ आ रहा होगा? इस रूट के अंदर रेंडर हो रहा होगा। अच्छा, तो ये रूट हमने बना लिया। रूट के अंदर हमने रेंडर करा दिया अपना ये ऐप। अब ये ऐप क्या हमारा कंपोनेंट है? ये देखो, ये app.jsx। अच्छा, तो app.jsx के अंदर जो भी चीज़ें हम लिखेंगे वही रन करेंगे क्या? एग्जैक्टली, ये देखो वही रन कर रहा है। यहाँ पे देखो दिख रहा है लोगो, ये देखो रिएक्ट लोगो, यहाँ पे वीट प्लस रिएक्ट, यहाँ पे देखो यही सारी की सारी चीज़ें एडिट और ये एंड सेव टू टेस्ट HMR, फिर क्लिक ऑन द वीट एंड रिएक्ट लोगोज टू लर्न मोर, यही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही है। ओह, ऑल राइट, तो ये फंडा था यहाँ पे। हाँ, थोड़ा और एक बार बता दो, समझ नहीं आया, पूरा क्लियरली समझ नहीं आया। देखो मैंने क्या बोला? मैंने बोला index.html आपका मेन फाइल है, कहीं भी आप रन कर रहे हो यही HTML। एट दी एंड तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट रन हो रहा है ब्राउजर पे। ब्राउजर को HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही समझ आता है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो HTML तो ये रहा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट लिंक करना है, ये लो हमने जावास्क्रिप्ट लिंक कर दिया। क्या लिंक किया? main.jsx, ये रहा main.jsx। ये इंपोर्ट वगैरह तो हमें समझ में आता है। इंपोर्ट तो हमने पढ़ रखा था, किसमें? मॉड्यूल वाले लेक्चर में पढ़ रखा है कि इंपोर्ट वगैरह क्या हो रहा है, और आगे अभी और डिटेल में देखेंगे इंपोर्ट वगैरह सब कुछ देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कैसे काम करना है वही सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। अभी तो फोल्डर स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, ठीक है। तो index.html में हमने main.jsx लिंक कर दिया, ये देखो ये main.jsx है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने बोला कि इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें हमें रेंडर करानी है। जो भी जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट में हम लोग HTML और JSX को मिक्स करके जो भी लिख रहे होंगे आगे कचरा, वो हमें यहाँ पे रेंडर कराना है। अच्छा, कैसे कराएंगे? तो यहाँ पे document.getElementById रूट हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे रूट नाम दो, ठीक है। आप यहाँ पे अगर कुछ और नाम दे देते हो, लाइक अल्फ़ा नाम दे देते हो, तो यहाँ पे भी आपका नाम अल्फ़ा होना चाहिए। क्या ये रन करेगा? डेफिनेटली ये रन कर रहा होगा, ये देखो
अच्छा, ये इधर क्यों आ गया? क्योंकि CSS में बेसिकली गड़बड़ हो गया ना। CSS में यहाँ पे देखो, CSS में इसने रूट से सिलेक्ट कर रखा है, हमने क्या कर दिया, अल्फ़ा कर दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो इसको वापस रूट ही कर देते हैं, क्योंकि फिर CSS भी बिगड़ जाएगा हमारा। तो चलो, रूट से हमने सिलेक्ट कर लिया, बट सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे? हमें डॉम मैनिपुलेशन तो करना नहीं है। डॉम मैनिपुलेशन करना है? नहीं, हमें डॉम मैनिपुलेशन तो करना नहीं है, हमें तो रिएक्ट की पावर्स चाहिए, रिएक्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पर से रिएक्ट से हमने मंगाया है क्रिएट रूट, और इसका यूज़ करके हमने एक रूट बनाया। ठीक है, और रूट एलिमेंट को हमने इसके अंदर डाल दिया। दैट मीन्स हमारा रूट तैयार हो गया। रूट ये है, और यहाँ पे हमने रूट अपना क्रिएट कर लिया रिएक्ट का यूज़ करके। ठीक है, अब रूट के अंदर क्या रेंडर कराना है? तो हमें ये कंपोनेंट अपना रेंडर कराना है app.jsx। ये देखो, ये app.jsx यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं app.jsx, और इस ऐप को यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं। दैट मीन्स अब इस ऐप के अंदर जो भी चीज़ें हम लिख रहे होंगे वो हमारा यहाँ पे काम कर रहा होगा। अच्छा, तो ये मैं सारी की सारी चीज़ें अगर हटा दूँ यहाँ पर से, और सिर्फ मैं एक हेडिंग लिखूँ हेलो हाउ आर यू, तो क्या ये रन करेगा यहाँ पे? ये देखो, हेलो हाउ आर यू। वाओ वाओ, यही रन कर रहा है। हाँ, यही रन कर रहा है। ये सब हटा सकते हो आप, ये लो, ये भी हटा दिया, ये लो, ये सब हटा दिया मैंने, बिल्कुल क्लीन कर दिया। अच्छा, app.css जो यहाँ पे आ रहा है, app.css भी आप हटा दो। ये लो, CSS बिगड़ गया आपका, तो CSS तो चाहिए हमें, इसलिए CSS इंपोर्ट कर। ऐसे क्यों कर रहे हो? देखेंगे, आगे देखेंगे, अभी वो मकसद है ही नहीं हमारा। अभी हमें सीखना है फोल्डर स्ट्रक्चर। अच्छा, तो ये हमारा आ गया। तो ये आपको फंक्शन जैसा नहीं लग रहा? हाँ, फंक्शन ही है, इसी को हम कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, सब कुछ देखेंगे आगे। तो app.jsx को हम main.jsx में यूज़ कर रहे हैं, और main.jsx को हमने यहाँ पे लिंक कर दिया। दैट मीन्स मेन फाइल तो index.html है। अच्छा, उसके बाद है main.jsx। अच्छा, उसके बाद app.jsx में सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, फिर app.jsx में जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे होंगे वो सारी की सारी चीज़ें लिंक होती चली जाएंगी और हम यूज़ करते जा रहे होंगे। ऑल राइट। तो एक अगर हमें यहाँ पे इस तरीके से हेलो वर्ल्ड भी अगर रन कराना है, यहाँ पे मान लो हमें हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट कराना है, हेलो वर्ल्ड, तो हमें इतना लंबा फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए मैंने पहले भी बताया आपको, फेसबुक ने जब इसे बिल्ड किया था, उन्होंने इसलिए बिल्ड किया था क्योंकि उनका UI बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका था। कॉम्प्लेक्सिटी को हल करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए उन्होंने ये पूरा का पूरा पैकेज बिल्ड किया था। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा हेलो वर्ल्ड वाला प्रोजेक्ट बना रहे, कैलकुलेटर बना रहे हैं, उसके लिए हम लोग रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं। नहीं, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, आप फ्लिपकार्ट क्लोन बना रहे हो, अमेजोन क्लोन बना रहे हो, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। अच्छा, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा आसान पड़ता है क्या? बहुत ज़्यादा आसान। जो आप जावा स्क्रिप्ट से करते करते आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, वो आप रिएक्ट से बहुत आसानी से कर लोगे। अब हमें समझ में आ रहा है कि छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए तो वही हमारा index.html, जावा स्क्रिप्ट लिंक करो, CSS लिंक करो, काम हो गया। इतना क्यों करना? ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए करना है। ठीक है, तो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हम सीख रहे हैं क्या? हाँ, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए तो आपका जावा स्क्रिप्ट ही काफ़ी है। अच्छा, वाओ, अब हमें समझ में आता है। तो ये main.jsx इंपॉर्टेंट है। main.jsx के अंदर ही हमने app.jsx को यूज़ कर रखा है, और app.jsx के अंदर हम लोग CSS को यूज़ कर रहे हैं, और main.jsx के अंदर हम लोग ये index.css को यूज़ कर रहे हैं। दैट्स वाई मैं इसे ग्लोबल कह रहा था, क्योंकि मेन पेरेंट में हम लोग ये वाला CSS यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये ग्लोबल CSS हो गया। और CSS वगैरह कैसे यूज़ करना है आगे, टेलविंड CSS सब कुछ सीखेंगे। तो अभी आपको फोल्डर स्ट्रक्चर आई बिलीव समझ में आ गया होगा। कोड समझ नहीं आया होगा, मैं मानता हूँ कोड समझ नहीं आया होगा, फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आते हैं वापस से यहाँ पे, और एक बार मैं रिकैप दे देता हूँ आपको कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीज़ें होती है। नोड मॉड्यूल्स, जहाँ पे आपके सारे के सारे पैकेज, एक्चुअली में इंस्टॉल्ड पैकेजेस सारे के सारे नोड मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं। इसको आप डिलीट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे दोस्त को या जिनको भी काम करना है उन्हें दे दो, वो npm i करके इंस्टॉल कर लेंगे। कैसे इंस्टॉल होगा? पैकेज.json के अंदर आपकी डिपेंडेंसीज होगी, डेव डिपेंडेंसीज होगी, उसके थ्रू ये इंस्टॉल कर लेगा। जो जो भी डिपेंडेंसीज होगी वो आपका इंस्टॉल होके नोड मॉड्यूल्स में आ जाएगा। ठीक है, फिर पब्लिक फोल्डर को हमें छिड़खानी तो नोड मॉड्यूल्स और बाकी किन्हीं भी चीज़ों को छिड़खानी नहीं करना है। यहाँ पे SRC के अंदर जो भी आप काम कर रहे हो ना, इसमें आप छिड़खानी कर सकते हो आसानी से। कैसे कर सकते हो आगे मैं बताऊंगा। तो इसको छिड़खानी नहीं करना है, पब्लिक को छिड़खानी नहीं करना है। इसके अंदर बेसिकली आपकी पब्लिक फाइल्स सर्व हो रही होती है, डायरेक्ट ब्राउजर को ये सर्व कर रहा होता है। आप डायरेक्टली यहाँ पे SRC के अंदर यूज़ भी कर सकते हो, तो वो सब कुछ देखेंगे आगे। ठीक है, तो पब्लिकली जो भी आपको चीज़ें चाहिए, लोगो चाहिए या कुछ भी ऐसा चाहिए आपको फाइल्स वगैरह, तो आप यहाँ पे पब्लिक में डाल सकते हो। ठीक है, बट हम काम किस पे कर रहे होंगे? SRC पे। अच्छा, फिर गिट इग्नोर आपको समझ में आ गया कि गिट पे ये पूरा का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर पुश करते समय बता सकते हैं कि कौन सी फाइल्स या फोल्डर पुश नहीं होना चाहिए। लाइक नोड मॉड्यूल्स पुश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो गिट इग्नोर के अंदर हम डाल देंगे, तो वो गिट पे पुश नहीं होगा। अच्छा,
ठीक है। इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग लिख रहे होते हैं, index.html यही हमारा मेन है जो कि रन कर रहा होता है। पैकेज log.json, पैकेज जेसन हमारा समझ में आ गया। पैकेज जेसन के अंदर भी जो भी डिपेंडेंसीज वगैरह होती है जब इंस्टॉल कर रहे हो तो हो सकता है पैच में कुछ चेंज हो जाए, नया पैच वाला वर्जन आ जाए तो वो इंस्टॉल हो जाए, तो एक्चुअल जो वर्जन होता है वो आपका पैकेज log.json हैंडल कर रहा होता है। रीडमी आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। और वीट config.js में आप कॉन्फ़िगरेशंस अपना मेंशन कर सकते हो, लाइक पोर्ट वगैरह की कौन से पोर्ट पे रन करना है, या कुछ प्लगइन्स वगैरह आप इंस्टॉल करके काम कर रहे हो तो प्लगइन्स वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद मेन तो src है आपका। index.html आपका मेन HTML फाइल है। इसमें हमने बनाया एक खाली सा एक डिव बना दिया जो कि खाली डिव था, ID हमने कुछ दे दिया रूट। अब इस डिव के अंदर ही सारी की सारी चीज़ें हमें इंजेक्ट करनी है। तो यहाँ पे main.jsx में हमने क्या किया, ये जो रूट वाला एलिमेंट था उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके हमने रिएक्ट का यूज़ करके, रिएक्ट की जो पावर्स उनका यूज़ करके एक रूट बनाया, ठीक है, अपना, जहाँ पे हम JSX वाला सारी की सारी चीज़ें यूज़ कर पाएँ। तो रूट बना के हमने रेंडर कर दिया app.jsx को। दैट मीन्स अब app.jsx के अंदर जो भी हम चीज़ें कर रहे होंगे वो हम रिएक्ट के थ्रू कर रहे होंगे, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें रेंडर हो रही होंगी ब्राउज़र पे, क्योंकि हमने index.js को लिंक कर दिया है main.jsx को लिंक कर दिया index.html से, और app.jsx को लिंक कर दिया है main.jsx से। तो इनडायरेक्टली app.jsx हमारा ब्राउज़र पे रेंडर हो रहा होगा। तो app.jsx के अंदर सारा का सारा काम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन बीच में हमने रिएक्ट की पावर्स यूज़ कर ली हैं, रिएक्ट का यूज़ करके हमने रूट क्रिएट किया है। तो अब यहाँ पे हम लोग सारे के सारे काम फंक्शन और कंपोनेंट्स और जो भी हम रिएक्ट में पढ़ने वाले हैं वो सब को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे। वो कोर HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं, React.js यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, फिर CSS और index.css आपको समझ में आ ही गया। तो नोट्स वगैरह मैंने आपके लिए दे रखा है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। पर्पस क्या है, दिस फोल्डर कंटेन ऑल द डिपेंडेंसीज एंड पैकेजेस योर प्रोजेक्ट नीड्स। तो सारी की सारी डिपेंडेंसीज और पैकेजेस इसी के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं। npm इंस्टॉल करके आप जनरेट कर सकते हो। इसको टच या छेड़खानी तो करना नहीं है जब तक आप बहुत ज़्यादा प्रो ना हो जाओ, ठीक है। फिर पब्लिक फाइल के अंदर कंटेन स्टैटिक फाइल्स दैट डू नॉट गो थ्रू द वीट बिल्ड, ठीक है। वीट बिल्ड क्या है हम लोग आगे देखेंगे। वीट बिल्ड में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन वगैरह हो रही होती है। तो पब्लिक के फोल्डर के अंदर जो भी चीज़ें हम लोग रखते हैं उसमें ऑप्टिमाइजेशन की नीड नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली सर्व कर रहा होता है, ठीक है। तो आपको जो भी चीज़ें डायरेक्टली सर्व करवानी है वो आप पब्लिक के अंदर रखते हो। अच्छा, एग्जाम्पल vid.svg ए डिफ़ॉल्ट लोगो प्रोवाइड। तो मैंने बहुत कुछ यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है, आप पढ़ लेना आसानी से। src के अंदर एसेट्स आपका ये आप नाम चेंज वगैरह भी कर सकते हो। इसके अंदर बेसिकली आप लोगो वगैरह रख रहे होते हो, ठीक है। बाकी अलग फोल्डर के अंदर कहीं रखना है तो भी रख सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हो src के अंदर, ठीक है। app.jsx बहुत बढ़िया। app.jsx आपका मेन हार्ट है अपने आपके ऐप का। यहाँ पे जो आप UI बना रहे होगे, जो भी लिख रहे होगे वो आपको दिख रहा होगा कहाँ पे, ऐप में। और app.css बेसिकली स्टाइल फॉर app.jsx। app.jsx में जो भी आप स्केलेटन क्रिएट कर रहे हो HTML के थ्रू, वो तो उसको स्टाइल करने के लिए आपका app.css है। अच्छा, index.css ग्लोबल स्टाइल है पूरे के पूरे एप्लीकेशन के लिए। जो भी आप index.css में करोगे सब पे अप्लाई होगा। अच्छा, main.jsx एंट्री पॉइंट है रिएक्ट के लिए। रेंडर्ड app.jsx इनटू द डॉम में आपका पूरा का पूरा ये रेंडर करा रहा होता है, इंजेक्ट करा रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद गिट इग्नोर समझ में आ गया। टेल्स गिट विच फाइल्स या फोल्डर टू इग्नोर, कौन से फोल्डर को इग्नोर करना है, किसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। islint.config.js islint हेल्प्स कैच एरर्स एंड इन्फोर्स कोड स्टाइल, ठीक है। एरर वगैरह कैच करने के लिए, या आपने जो भी स्टाइल वगैरह मेंशन कर रखी है इसी तरीके से होना चाहिए। आपने एक बार रूल्स बना दिया, उसको ये मॉनिटर करता रहेगा। दिस कॉन्फिग फाइल डिफाइंस रूल्स एंड प्लगइन्स। अच्छा, index.html ये आपका मेन HTML फाइल है जो कि बेसिकली आपका रेंडर हो रहा होता है। यहाँ पे आप एक रूट बनाते हो जो कि आपका माउंट हो रहा होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। पैकेज.json वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। इट डिस्क्राइब्स योर प्रोजेक्ट, कंटेंट्स प्रोजेक्ट नेम, वर्जन, स्क्रिप्ट, ठीक है, कि डेव बिल्ड जो भी है डिपेंडेंसीज वगैरह सब कुछ आपका पैकेज.json। ये पूरा कच्चा चिट्ठा आपका यही है, ठीक है। कच्चा चिट्ठा आपके एप्लीकेशन का यही है। ये खो गया, दिक्कत है। पैकेज log.json, ठीक है, ऑटो जनरेटेड बाय npm लुक्स एग्जैक्ट वर्जन ऑफ डिपेंडेंसी टू इंश्योर कंसिस्टेंसी। तो ये बेसिकली एग्जैक्ट वर्जन आपका स्टोर कर रहा होता है। readme.md आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आप अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बना सकते हो, इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिख सकते हो यहाँ पे। वीट config.js यहाँ पे आप प्लगइन्स वगैरह या कुछ आपको पोर्ट वगैरह या डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में कुछ छेड़खानी करनी है, एलियासेस बनाने हैं, सब कुछ देखेंगे आगे, ठीक है। और जो भी पोर्ट्स वगैरह चेंजेस करने हैं तो वीट.config.js में आप आसानी से कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फोल्डर स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया, और इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर गया इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बेसिक्स हैं ये सारी की सारी चीज़ें,
ये समझ गए, जावास्क्रिप्ट आपको आ रहा है, रिएक्ट में बिल्कुल दम नहीं है, कसम से बता रहा हूँ, बहुत ईजिली आसानी से सीख सकते हो आप। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।